एवरीवन, बेटा आज हम बात करेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर के क्वेश्चन आंसर के सेशन को, जिसमें मैं आपको इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन एनसीईआरटी के सॉल्विंग करवाने वाला हूं। तो बेटा उससे पहले मैं बता दूं कि जो बच्चे नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पूरा फर्स्ट रिवीजन लूंगा इस पूरे चैप्टर का, उसके बाद एक एक करके क्वेश्चन कराने वाला हूं। और जो ऑलरेडी ये चैप्टर पूरा देख चुके हैं उनके लिए और अच्छी बात है, वन शॉट रिवीजन भी हो जाएगा आपका, और यहां पे इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ठीक है, और जो चाहते हैं कि इस चैप्टर को पूरी डिटेल में अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को समझे तो फटाफट आप सर्च करो इज मैटर अराउंड अस प्योर सार राफेसर, तो आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा और आप फिर पूरा उस वीडियो को देख लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो बेटा सबसे पहले फिर से मैं छोटी छोटी चीजों को भी डिस्कस करूंगा, जैसे मैटर। व्हाट इज मैटर? पहला कॉन्सेप्ट यह आता है कि मैटर क्या है। तो मैं बता दूं कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज अ मास इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज जिसमें वजन हो और जो जगह छेके उसको हम बोलते हैं मैटर। अगर ये बेटा मार्कर है तो मार्कर का कुछ ना कुछ वजन है, यस सर। जगह छेकता है, बिल्कुल छेकता है, तो क्या ये मैटर है? बिल्कुल मैटर है। ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड वजन है, जगह छेकता है, मैटर। पता बेटा हर वो चीज, एक छोटी निडल सुई भी जो है ना मैटर है। लेकिन अगर इसी दूसरे लफ्जों में, दूसरी तरीकों में अगर मैं बात करूं, जैसे थॉट्स की बात करूं, आइडियाज की बात करूं, है ना, जो फीलिंग्स होती है, प्यार, मोहब्बत, नफरत, ये सारी चीजें कैटेगरी में, मैटर की कैटेगरी में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उनमें कोई वजन नहीं होता और ना वो कोई जगह छेकते हैं। याद रखिएगा ये दो कंडीशन जो है, मास और वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि जगह छेकना, ये दो कंडीशन होने चाहिए किसी भी चीज को मैटर होने के लिए। ठीक है, तो अब बेटा क्योंकि चैप्टर का नाम ही है इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो सवाल यही उठता है कि क्या हमारे चारों तरफ की चीजें प्योर है ना? कुछ नहीं, तो क्या प्योर है या नहीं? तो बेटा अगर प्योरिटी की बात करूं तो एक आम जनता, एक आम आदमी, एक नॉर्मल पर्सन प्योरिटी का मतलब क्या समझता है? वो प्योरिटी का मतलब यह समझता है कि उसमें कोई अडल्ट्रेशन तो नहीं है, उसमें कोई मिलावट तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जाते हैं शॉपिंग के लिए और आपने एक दूध का केन उठाया, दूध का डब्बा उठाया, तो आप सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या ये मिल्क पूरी तरह 100% प्योर है या नहीं। मतलब आप ये जानना चाहते हैं कि क्या इसमें किसी तरह की मिलावट तो नहीं है, क्या उसने पाउडर तो मिक्स नहीं कर दिया इसके अंदर। तो आप एडल्ट्रेशन को प्योरिटी बोलते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप बोलते हैं प्योर है या नहीं। लेकिन मैं बता दूं बेटा, वो मिल्क जो है एक मिक्सचर है, वो प्योर नहीं है, इम्प्योर है। वो मिल्क जो है वो इम्प्योर है, वो मिक्सचर है, क्योंकि उस मिल्क के अंदर फैट्स होते हैं, उस मिल्क के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, उस मिल्क के अंदर शुगर्स होते हैं। आपको मैं बता दूं कि माइक्रोस्कोप से जब मिल्क को देखा गया तो उसके फैट के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स ऊपर से दिख रहे थे। मतलब फैट के छोटे छोटे, चर्बी जो जिसको बोल रहे हो आप, फैट जो हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, तो उस फैट के छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स माइक्रोस्कोप पे दिख रहे थे। तो इससे पता चला कि जो हमारा मिल्क है वो मिक्सचर है। जो आप जूस पीते हो बेटा वो भी मिक्सचर है ना? तो मैटर जो है वो प्योर है या इम्प्योर, या प्योर है तो क्या चीज है, इम्प्योर है तो क्या चीज है, वही हमको पढ़ना है। तो हमको इस लेसन में बेटा पढ़ना है कि जो हमारे साथ तो मैटर है वो प्योर कौन से हैं और इम्प्योर कौन से हैं। ठीक है, इम्प्योर का दूसरा नाम मिक्सचर भी है। ठीक है, मिक्सचर। तो देखो बेटा, प्योर सब्सटेंस की बात करें हम तो हमारे एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट का पेज नंबर 15 पे पहला क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज अ सब्सटेंस और व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस, है ना? प्योर सब्सटेंस बोलो या सब्सटेंस बोलो, ठीक है, क्या है? तो बेटा देखिए, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंगली, केमिस्ट के अकॉर्डिंगली, मतलब साइंटिस्ट का जो मानना है और जो केमिस्ट हैं, मतलब केमिस्ट्री के बहुत बड़े गणित, केमिस्ट्री के बहुत बड़े बोल सकते हैं महान लोग जो है ना, केमिस्ट, तो उनका क्या मानना है? उनका यह मानना है कि कोई भी चीज प्योर तब है जब वो एक ही पार्टिकल से मिलकर बनी हो, जब वो एक ही पार्टिकल से मिलकर बनी हो। जैसा कि बेटा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। जिनको नहीं पता है मैं भी बता रहा हूं कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो मार्कर है ये कंटिन्यूअसली फॉर्म में नहीं है, अपने आप ऐसे नहीं आया, बल्कि ये इसके छोटे छोटे टुकड़ों से ये मिलकर बना है। ठीक है, उसी तरह जो भी मैटर्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। ठीक है, इसके लिए मैंने एविडेंस भी बताया, एक प्रूफ भी बताया है।
जो आपको मैटर इन आवर सराउंडिंग लेसन में मिल जाएगा। तो अगर उसको भी बताने जाऊं तो हमारा जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा डिटेल में चले जाएंगे, फिर हम दूसरे लेसन में चले जाएंगे। तो इसलिए बस आप जान लो, अगर नहीं जानते हो तो, कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। ठीक है, तो जो एक ही पार्टिकल से बना हो, एक ही पार्टिकल से बना हो, सेम पार्टिकल से बना हो, उसको बेटा हम लोग बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। या आप ऐसे बोल दो कि जिसकी प्रॉपर्टीज फिक्स हो, उसकी प्रॉपर्टी चेंज ना हो, उसको हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। लेकिन जिसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है, वो दो अलग अलग प्रॉपर्टी दिखाता है, उसको मिक्सचर बोलते हैं। जैसे मैं बात करूं, आप ले लो आयरन और सल्फर का मिक्सचर। ठीक है, आयरन का पाउडर ले लो लोहे का, और सल्फर का मिक्सचर ले लो। अब उन दोनों के पाउडर में आप जब देखेंगे उसकी प्रॉपर्टी, तो दोनों अपनी अपनी प्रॉपर्टी दिखा, हालांकि दोनों एक मिक्सचर है, लेकिन उसमें आपको आयरन की भी प्रॉपर्टी दिखाई देगी और सल्फर की भी प्रॉपर्टी दिखाई देगी। कैसे? जब आप मैग्नेट यूज करेंगे तो आयरन जो है ना वो मैग्नेट से चिपकने लग जाएंगे, लेकिन जब सल्फर उसी मिक्सचर को जब आप एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाल देंगे, एक लिक्विड है जिसका नाम है कार्बन डाइसल्फाइड CH2, उसमें आप डाल दोगे तो सल्फर पूरी तरह घुल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, आयरन को कुछ नहीं होगा। मतलब क्या देख रहे हो आप कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग हैं और वो अलग अलग प्रॉपर्टी दिखा रहा है। जैसे देखो ना, अभी मैंने मिक्सचर का एग्जांपल बोला, क्या? आयरन और सल्फर का मिक्सचर, तो उसके अंदर आयरन एक अलग चीज है, सल्फर एक अलग चीज है। तो जो मिक्सचर होता है ना बेटा, वो प्योर सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, जबकि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो एक ही पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। और यूं आप बोल सकते हो मिक्सचर को कि मिक्सचर कई पार्टिकल से मिलकर बना होता है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि दो प्योर सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। तो जो बेटा हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन्ड बाय अ प्योर सब्सटेंस, तो आप क्या बोलोगे? सब्सटेंस जो है, या सब्सटेंस बोलो या प्योर सब्सटेंस बोलो, क्योंकि सब्सटेंस जो है वो प्योर सब्सटेंस को ही बोला जाता है। कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि मिक्सचर को हम सब्सटेंस नहीं बोल सकते, मिक्सचर को हम सब्सटेंस नहीं बोल सकते, लेकिन वो लिखते टाइम कई टेक्स्ट बुक में आप देख लोगे कि मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर पार्टिकल्स, ऐसा बोलते हैं, या 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। मतलब लिखते टाइम वो लिख तो देते हैं सब्सटेंस, लेकिन कुछ केमिस्ट इस बात को नहीं मानते कि मिक्सचर सब्सटेंस है, क्योंकि सब्सटेंस जो है वो उसकी प्योरिटी के लिए लिया गया है। मतलब अगर कोई चीज जिसकी प्रॉपर्टी फिक्स हो, जिसका कंपोजिशन मतलब वो जिस चीज से मिलकर बना हो वो फिक्स हो, तो उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। और क्लियर कर रहा हूं इस चीज को, देखिए जैसे मैं प्योर सब्सटेंस की बात करूं तो प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट आता है और कंपाउंड आता है, एलिमेंट्स आते हैं हमारे और कंपाउंड्स आते हैं। बेटा ये बात हम जानते हैं कि जो पार्टिकल्स होता है, पार्टिकल्स अगर मैं बोलूं कि कोई भी चीज छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, तो वो पार्टिकल एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है, जिनको नहीं पता है एटम्स क्या होते हैं, मैं उनको बता दूं कि एटम्स किसी भी चीज का सबसे छोटा पार्ट, मान लो ये मार्कर ही है, आप मार्कर को टुकड़े टुकड़े करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक ऐसा वक्त आएगा कि आप उसको और डिवाइड नहीं कर पाओ, या फिर आप एक पेपर ले लो, उसके करोड़ों लाखों टुकड़े कर दो, अरबों खरबों टुकड़े कर दो, और उसके बाद फिर लाखों टुकड़े कर दो, तो बेटा एक वक्त आएगा कि फिर आप उसको डिवाइड नहीं कर पाओगे। तो बेटा उसको हम एटम बोलते हैं, और ये चीज डाल्टन ने बताया था। ठीक है, जैसे कोई भी एलिमेंट, जैसे आप आयरन को तो जानते हो बेटा, आयरन हमारा एक एलिमेंट है। अभी एलिमेंट क्या है उसको भी डिस्कस करूंगा, फिलहाल समझो कि आयरन जो है ना एक एलिमेंट है जिसको हम डिनोट करते हैं Fe से। अब आयरन I से स्टार्ट होता है, लेकिन Fe से क्यों डिनोट करते हैं? तो बेटा इसका लैटिन नाम फेरम है, इसका जो ओरिजिनल नाम है, इसका जो ओरिजिन से जो नाम आया है फेरम, इसीलिए Fe लिखते हैं। ठीक है, तो बेटा अब ये जो आयरन है Fe, इसका एटम, ये मैंने मान लो मैं लिखा Fe, इसका मतलब हुआ कि इसके एक एटम, मतलब उस आयरन का सबसे छोटा पार्ट जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो उसकी बात हो रही है। लेकिन अगर यहीं पे मैं बेटा लिख दूं Fe2, तो इसका मतलब ये हो गया वो 2 एटम है, और जब भी एक से ज्यादा एटम हो तो वो कहलाते हैं मॉलिक्यूल। जब भी एक से ज्यादा एटम हो तो वो क्या कहलाते हैं? मॉलिक्यूल। जैसे मैं लिख दूं H2, ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल। H2O ये भी मॉलिक्यूल हो गया। हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल, टोटल 3 मॉलिक्यूल्स हैं। तो बेटा चाहे किसी भी एलिमेंट का मॉलिक्यूल्स हो, किसी भी एलिमेंट का एटम हो, ठीक है, एक से ज्यादा अगर एटम हो तो वो क्या कहलाते हैं? मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो पार्टिकल्स एटम के फॉर्म में भी होते हैं और मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं। अगर कोई भी सब्सटेंस
प्योर है, तो अगर वो सिर्फ और सिर्फ एटम से बना है, सेम काइंड ऑफ एटम, एक ही टाइप के एटम से अगर बना है तो उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। और एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से बना है, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से बना है तो हम उसको कंपाउंड बोलते हैं। इसको और समझाता हूं, देखिए एलिमेंट को अभी ऐसा समझ लो कि कोई भी ऐसी चीज जिसको हम आसानी से डिकम्पोज नहीं कर सकते, फिजिकल प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं कर सकते। फिजिकल प्रोसेस को भी एक्सप्लेन करने वाला हूं, अभी 2 मिनट के लिए पहले मेरी बात सुन लो। एलिमेंट्स आर दोज सब्सटेंसेज, elements are those substances which cannot be broken down, which cannot be decomposed into 2 or more substances. एलिमेंट को जब हम तोड़ेंगे तो कोई 2 चीजें हमको नहीं मिलने वाली है। पहली बात तो हम एलिमेंट को तोड़ नहीं सकते सिंपल प्रोसेस से, फिजिकल प्रोसेस से। अगर हमने तोड़ भी दिया तो हमको 2 चीजें नहीं मिलेगी। सोना को तोड़ोगे, चांदी को तोड़ोगे तो एल्यूमिनियम नहीं मिलेगा, या एल्यूमिनियम को तोड़ोगे तो सोना नहीं मिल जाएगा, एल्यूमिनियम को तोड़ोगे तो एल्यूमिनियम ही मिलेगा, आयरन को तोड़ोगे तो आयरन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं वाटर की, H2O की, वाटर का फॉर्मूला बेटा H2O होता है, ये तो अभी तक मालूम हो ही गया होगा आपको। तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाटर जो होता है वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से मिलकर बना होता है। तो जब हम वाटर को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो वहां से हाइड्रोजन भी मिलता है और ऑक्सीजन भी मिलता है। इससे यह पता चला कि हम इसको ब्रेक कर पा रहे हैं। तो अगर इसको ब्रेक कर पा रहे हैं तो ये हो गया हमारा कंपाउंड। कंपाउंड उसको बोलते हैं जिसको हम ब्रेक कर सकते हैं, जिसको हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा एलिमेंट जो होते हैं वो एक ही टाइप के एटम से बने होते हैं। मतलब अगर मैं बोल दूं कि ये एल्यूमिनियम का ब्लॉक है, ये एल्यूमिनियम का भाई कोई ब्लॉक है, तो समझ जाना कि इसके अंदर बहुत सारे एल्यूमिनियम होंगे, लाखों करोड़ों अरबों खरबों, जितना बोल लो आप, है ना, बहुत सारे होंगे, बहुत सारे एल्यूमिनियम। लेकिन अगर मैं बात करूं एक गिलास पानी की, मान लो एक गिलास पानी की, तो इस एक गिलास पानी के अंदर कई लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स होंगे। हम यहां पे मॉलिक्यूल को लेंगे, मतलब H2O 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 H2O। तो बेटा ये हो गया कंपाउंड और ये हो गया हमारा एलिमेंट। तो एलिमेंट को बिल्कुल ऐसे समझो कि जो एक ही एटम से मिलकर बना हो उसको बोलेंगे एलिमेंट, और जो एक ही मॉलिक्यूल, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से बना हो उसको बोलेंगे हम लोग कंपाउंड, ठीक है। तो कंपाउंड के अंदर 2 एटम्स होते हैं, एक से ज्यादा, तो 2 अलग अलग टाइप के एटम होते हैं ना, 2 अलग अलग एलिमेंट के एटम बने। अगर मैं बोलूं H2O जो कंपाउंड है बेटा, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? इसके अंदर 2 अलग अलग एलिमेंट के एटम है। तो जो कंपाउंड होता है वो डिफरेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट के बने होते हैं, अलग अलग एलिमेंट के एटम से बने होते हैं, ठीक है। तो ये एलिमेंट कंपाउंड क्लियर हुआ। अभी इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं, क्योंकि मैंने अभी यहां पे टर्म यूज किया था फिजिकल प्रोसेस, है ना, फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस। तो आइए उसको भी क्लियर कर लेते हैं, फिजिकल प्रोसेस एंड केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस एंड केमिकल प्रोसेस। देखो बेटा फिजिकल प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल प्रोसेस उस प्रोसेस को बोलते हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टी दिखाए। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए मैं जैसे एक एग्जांपल देके आपको बता रहा हूं। टॉम नाम के एक लड़का है, ठीक है बेटा, उसको बिल्ली से बहुत ज्यादा प्यार है और वो क्या करता है, हमेशा अपने साथ बिल्ली को रखता है। लेकिन बेटा क्या हुआ, घर के जो उसके मेंबर्स हैं और उसके भाई बहन हैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं कि बिल्ली घर में रहे। तो बेटा धीरे धीरे क्या होता है, उनमें आपस में झगड़े होने लगते हैं कि नहीं बिल्ली को भाई घर में बिल्कुल नहीं रखना है। तो फिर ये टॉम क्या सोचता है कि चलो भाई बिल्ली के लिए एक अलग सा मैं घर बनाता हूं, छोटा सा, बिल्ली उसमें रहेगी, फिर किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो फिर क्या सोचता है वो, जब ये सोचता है तो फिर वो बाहर जाता है और बहुत सारी लकड़ियां जमा करता है, वुड जमा करता है, बहुत सारी लकड़ियां जमा करने के बाद उस लकड़ियों की मदद से वो उसके लिए एक छोटा सा घर बनाता है, ठीक है। और कुछ लकड़ियां जो बच जाती है, छोटे छोटे टुकड़े जो बच जाते हैं, उसको वो जला देता है। तो याद रखिए अब उस छोटी छोटी लकड़ियों को जो बची है, जिसको उसने जलाया, वो होता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रोसेस। और जिस लकड़ी से उसने वो घर बनाया वो हमारा हो गया फिजिकल प्रोसेस। अब समझो फिजिकल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, जिसमें शेप क्या है, उसका शेप क्या चेंजेस होना चाहिए, साइज, मतलब जहां पे बात हो बेटा शेप की बात हो, साइज की बात हो, उसके कलर की बात हो, ठीक है, उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, उसका कलर कैसा है। तो क्या देखा आपने, एक जो केस था जिसमें उसने घर बनाया, उस लकड़ी से
उसने क्या किया, वो लकड़ी ही रहा, लकड़ी कुछ और नहीं बन गया, वो लकड़ी लकड़ी ही रहा, वुड वुड ही रहा। बस क्या फर्क हो गया, उसके साइज में चेंजेस हो गया, उसके शेप में चेंजेस हो गया, शेप एंड साइज जो है वो बिल्कुल अलग हो गया। तो उसको हम बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, जो दिख क्या है, फिजिकली मतलब दिखना, बाहर से दिख के आना। लेकिन अगर वही चीज उसी छोटे छोटे लकड़ी जो बच गए थे, लकड़ी ही था, लेकिन उसने लकड़ी को जला दिया, तो जब उसने वुड को जलाया बेटा, तो हम उसको बोलेंगे कि उसने केमिकल प्रॉपर्टी दिखाई, केमिकल प्रोसेस हो गया। क्यों? क्योंकि वो जब लकड़ी बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, तो वो ऐश बन जाएगा, राख बन जाएगा, और फिर प्रॉपर्टी उसकी पूरी पूरी अलग हो गई। क्या मुझे बताओ, वुड की प्रॉपर्टी और उस राख की प्रॉपर्टी क्या सेम होगी? उस लकड़ी और राख की प्रॉपर्टी सेम होगी? बिल्कुल नहीं, लकड़ी की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है राख से। मतलब पूरी तरह वो चेंज हो गया, परमानेंट चेंजेस हो गया। लेकिन फिजिकल केस में, फिजिकल प्रॉपर्टी के केस में क्या हुआ बेटा, जो चेंजेस हुआ वो परमानेंट नहीं हुआ, कुछ टेम्परेरी हुआ बस, है ना, बस शेप और साइज उसका चेंज हो गया। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, आप दूध से दही बना रहे हो, दूध से जब आप दही बना रहे हो बेटा, तो दही जो है वो पूरी तरह अब दूध से अलग हो चुका है। आप दही से दूध वापस नहीं बना सकते हो, एक बार दूध से दही बन गया, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसको बेटा हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में या फिजिकल प्रोसेस को हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्पररी चेंज हो, जिसमें क्या हो, टेम्पररी चेंज हो। और केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं जिसमें परमानेंट चेंज हो, जिसमें परमानेंट चेंज हो, ठीक है। और टेम्पररी चेंज हो बेटा, वो यूजुअली रिवर्सिबल हो, यूजुअली रिवर्सिबल। और केमिकल प्रोसेस जो है यूजुअली इरिवर्सिबल। तो मैं यहां पे एक टर्म यूज कर रहा हूं यूजुअली, इसके पीछे एक रीजन है बेटा। जो हमारे फिजिकल प्रोसेस है, क्या वो हमेशा रिवर्सिबल हो सकते हैं? एग्जाम्पल ले लो, जैसे अभी मैंने बताया कि भाई वुड से उसने घर बनाया, ठीक है, तो टेम्पररी चेंज हुआ। उसी तरह एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैं बॉयल कर रहा हूं, वाटर को बॉयल कर रहा हूं, तो वाटर को बॉयल करूंगा तो क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा, गैस बन जाएगा। क्या उस गैस से वापस वाटर बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं। कैसे? कंडेंसेशन करके, ठंडा करके, उसको ठंडा कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, पानी। पानी से आइस बना सकता हूं, बिल्कुल आइस बना सकता हूं। कैसे? फ्रीज करके, ठंडा कर दो, आपको फ्रीजर में डाल दो तो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। आइस से वापस बना सकते हो पानी, बिल्कुल बना सकते हो। जाके फ्रीजर से पानी निकाल, आइस को निकाल लो, ठीक है ना, टेम्परेचर अपने आप कम होगा, गर्म होगा, और वो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो बेटा ये क्या है, टेम्पररी चेंजेस है, ये फिजिकल चेंजेस है, ठीक है, जो टेम्पररी हो रहा है, जो रिवर्स हो जा रहा है। तो क्या सारे के सारे फिजिकल प्रोसेस रिवर्सिबल है? जैसे मैं ग्लास को तोड़ दे रहा हूं, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, एक ग्लास लिया मैंने, छोड़ दिया नीचे, कांच का ग्लास, तो ग्लास नीचे जब गिरेगा तो क्या होगा, टूट जाएगा, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, उसको रिवर्स कर सकते हो क्या आप? बिल्कुल नहीं कर सकते हो भाई, वो तो अब टूट गया, अब रिवर्स नहीं हो सकता वो। तो रिवर्स नहीं हो सकता, तो क्या वो फिजिकल प्रोसेस है या केमिकल? फिजिकल है। क्यों फिजिकल है सर? वो तो रिवर्सिबल नहीं है। इसलिए बेटा क्योंकि वहां पे कोई नई चीज नहीं बनी है। याद रखना, फिजिकल और केमिकल चेंज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि यहां पे नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। यहां पे कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, जबकि यहां पे न्यू सब्सटेंस हमेशा बनेगा। क्या ग्लास जब टूट गया तो कुछ और चीज बन गया? जी नहीं, वो ग्लास ही रहा, बस उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन दूध से दही के केस में देखो ना, दही का आप छोटा पार्ट कोई भी ले लो, वो दही बिल्कुल दही अलग चीज है दूध से। लेकिन जो ग्लास टूट गया है, ग्लास के जो छोटे छोटे पार्टिकल टूट गए हैं, जो छोटे छोटे हो गए हैं, वो ग्लास ही हैं। अगर वो सिलिका से बने हैं, SiO2 एक कंपाउंड है बेटा जिससे ग्लास बनता है उमूमन, तो SiO2 से अगर बना है तो वो SiO2 रहने वाला है। जैसे एग्जांपल ले लो, आयरन ही ले लो या वुड ही ले लो। वुड को मैं टुकड़े टुकड़े काट दे रहा, मैंने क्या किया, वुड को कट कर दिया, तो क्या बताऊं, ये छोटा पार्ट जो वुड का है वो वुड नहीं रहेगा, वो वुड ही रहेगा ना। लकड़ी को कितने भी टुकड़े टुकड़े कर दो, वो लकड़ी ही रहेगा, ये तो नहीं कुछ और बन जाएगा। तो वो हुआ फिजिकल चेंज हमारा। हाँ, अगर मैं चौक को गिरा रहा हूं तो चौक बस क्या बन जाएगा, पाउडर फॉर्म में बन जाएगा, ये तो नहीं कुछ और कुछ अलग चीज बन जाएगा। तो चौक को अगर आप ब्रेक कर रहे हो तो वो हमारा हो गया फिजिकल चेंज। लेकिन अगर यही आप फल पक रहा है आपका, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना
है ना। अभी आम का सीजन चल रहा है, मैंगो का सीजन, मैंगो एक बार जब पक गया तो क्या वो कच्चा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, रॉ नहीं बन सकता वो, क्योंकि वो केमिकल चेंज है और केमिकल चेंज को कभी भी हम वापस नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा के लिए परमानेंट हो जाता है। और वो क्या हो जाता है बेटा, उसमें एक नया सब्सटेंस बनता है, हमेशा याद रखना, नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है। उसी तरह और एग्जांपल अगर मैं ले लूं तो जंग लगना, है ना, आप जानते हो ना लोहे में जंग लगता है, आप लोहे को बाहर रख दो, है ना, पानी में, हवा में, तो क्या होता है, जंग लग जाता है। क्या वापस वो ठीक हो सकता है? बिल्कुल, अब तो जंग लग गया, अब वापस नहीं हो सकता वो। आप खाना खा रहे हो, अब खाना खा के आपने पचा लिया, डाइजेस्ट कर लिया फूड को, वापस खाना कच्चा आ सकता है? नहीं। कुकिंग ऑफ फूड, खाना एक बार बन गया, खाना आपकी मम्मी ने एक बार पका लिया, वापस वो कच्चा नहीं हो सकता बेटा, हमेशा एक नया सब्सटेंस बनता है और वो रिवर्स नहीं हो सकता, इरिवर्सिबल। लेकिन मैंने यूजुअली बोला इरिवर्सिबल, यहां पे इरिवर्सिबल कर लो, इरिवर्सिबल मतलब वो यूजुअली इरिवर्सिबल, क्योंकि कुछ ऐसे केस है जिसमें रिवर्स हो जाता है, केमिकल चेंज बोलते हैं उसको और रिवर्स भी है। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं, हालांकि इतना डिटेल में आपको जानना नहीं है, लेकिन क्या है, एक्सप्लेन करने के लिए मैं समझा रहा हूं। N2 नाइट्रोजन कोई गैस है बेटा और हाइड्रोजन गैस है, जब ये रिएक्ट करते हैं आपस में तो एक अलग नया गैस बनाते हैं, अमोनिया। तो देखो यहां पे एक नया सब्सटेंस बना अमोनिया, लेकिन मैं आपको बताऊं ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, वापस रिवर्स हो सकता है। अरे छोड़ दो, इतना टफ क्यों लेके जा रहा हूं मैं, सबसे इजी एग्जांपल ले लेता हूं। H2 + O2 वाटर बनेगा, वापस वाटर बना के हम क्या कर सकते हैं, इसको डिकम्पोज करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन को वापस ला सकते हैं। मतलब ये कभी कभी रिवर्सिबल भी है। और ये जो दो एरो दिखाया मैंने, इसका मतलब ये कि इसको रिवर्स ला सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा यूजुअली। ज्यादातर जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है, लेकिन कुछ रिएक्शन रिवर्स कर सकते हैं, और ये जो होते हैं ज्यादातर रिवर्सिबल होते हैं, कुछ जो होते हैं वो इरिवर्सिबल, जैसे कांच टूट गया उसको रिवर्स नहीं ला सकते हो आप, ठीक है, ये समझ में आया। इसके अलावा केमिकल चेंज जो होता है हमारा और केमिकल प्रोसेस जो होता है हमारा बेटा, उसमें एनर्जी या तो चाहिए रहेगी या तो रिलीज होगी, एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगी या तो रिलीज होगी। एनर्जी जो होगी बेटा वो या तो एब्जॉर्ब होगी या तो रिलीज होगी। अब इतनी सारे बातें जो कर रहा हूं, इतना बकवास जो कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बिल्कुल आराम से हो जाए। इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं इतने बातें कर रहा हूं। तो एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है और रिलीज हो रही है, मतलब एनर्जी हीट के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में। मतलब जब किसी भी रिएक्शन को, केमिकल चेंज को होने के लिए या तो हीट की जरूरत होगी, या तो लाइट की जरूरत होगी, या तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, या फिर वो रिएक्शन होने के बाद, वो चेंज होने के बाद, केमिकल प्रोसेस होने के बाद हीट रिलीज करेगा, हीट देगा या लाइट देगा या इलेक्ट्रिसिटी देगा। मतलब एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होता है या तो रिलीज होता है, याद रखिएगा। और इसके केस में नो एनर्जी इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड, नो एनर्जी इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। ये सब में क्या लिखेंगे, यूजुअली, या बोलेंगे हम मोस्टली। सबसे बड़ा जो फर्क है, डिफरेंस है, वो यही है कि नया सब्सटेंस अगर बन गया तो समझ जाना केमिकल चेंज, और नया सब्सटेंस अगर नहीं बना तो समझ जाना फिजिकल चेंज। तो फटाफट एनसीईआरटी के क्वेश्चन को इससे रिलेटेड जो है उसको पहले करते हैं, क्योंकि टॉपिक एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा और उसके ऊपर फिर क्वेश्चन कराऊंगा, तो क्या है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं अभी एक क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपके। चलो क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 24 आप लोग निकालो, फटाफट, बैठो मत, टेक्स्ट बुक खोलो, पेज नंबर 24 निकालिए फटाफट। क्वेश्चन आपके सामने रहेगा तो समझने में आसानी होगी, ठीक है। पेज नंबर 24 में देखिए क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। मतलब आपको क्लासिफाई करना है कि वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज, है ना। तो पहला उन्होंने बोला है कटिंग ऑफ ट्रीज, ट्रीज को काट रहे हो, चलो बताओ मुझे, ट्री को काटोगे तो क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज। ट्री को काटोगे तो कुछ नई चीज बन जाएगी क्या, बिल्कुल नहीं भाई, वो ट्री का छोटा छोटा पार्ट हो जाएगा, बस यही होगा ना। मैंने क्या बोला, नई चीज बने तो समझ जाना केमिकल चेंज, नई चीज नहीं बने तो फिजिकल चेंज। नई चीज बनी क्या, नहीं बनी, तो कौन सा चेंज हुआ, फिजिकल चेंज। तो कटिंग ऑफ ट्रीज फिजिकल चेंज। आगे बेटा, मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, जो आपका बटर है उसको मेल्ट कर रहे हैं हम,
कढ़ाई में क्या कर रहे हैं, बटर को मेल्ट कर रहे हैं, पिघला रहे हैं। तो बताओ जब उसको आप मेल्ट करोगे, पिघला दिए, तो क्या वापस आप बटर ला सकते हो? बिल्कुल आ सकते, ठंडा कर दो फिर बन जाएगा वो। तो कौन सा चेंज हुआ? फिजिकल चेंज, क्योंकि नई चीज नहीं बनी। आगे, रस्टिंग ऑफ अलमीरा, जो अलमीरा है जंग लग गया भाई उसमें। अब अभी बताया था ना मैंने, जंग लगेगा तो क्या होगा? केमिकल चेंज। एक बार जंग लग गया भाई वापस नहीं आ सकता, वो एक नया चीज बन गया। देखो ना, जंग लग जाता है तो उसको आप टच भी करोगे तो वो टूटने लगेगा, इतना वीक हो जाता है वो। उससे आप कैसे लोहा बना सकते हो वापस से, पूरा 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 मेटल बना सकते हो वापस? बिल्कुल नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम। वाटर को आप बॉइल करो और बना दो वेपर, स्टीम बना दो। वापस उस स्टीम से वाटर बना सकते हो? अभी बताया ना, बना सकते हैं, है ना। ठंडा कर दो। कौन सा चेंज हुआ? फिजिकल चेंज। नई चीज बनी क्या? नहीं, वापस बना सकते हैं हम, कोई नई चीज नहीं बनी, बस वो स्टेट चेंज हुआ। याद रखना, नई चीज नहीं बनी, बस स्टेट चेंज हुआ। फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक और चीज लिख सकते हो आप, स्टेट। मतलब स्टेट ज्यादातर आपको चेंजेस वहां पे दिखाई देता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, है ना। नेक्स्ट, सॉरी, पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो ये जो मैंने यहां पे लिखा है अभी, ये रिएक्शन को बताया उन्होंने, इसी का रिवर्स बताया उन्होंने कि जो वाटर है हम उसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं बेटा। क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी तो वो टूट जा रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। ठीक है। और बेटा इलेक्ट्रिसिटी से जिस रिएक्शन को ब्रेक कराते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ये टूट रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं, तो क्या टूट गया? वो H2 + O2 में टूट गया। मैंने बताया है कि इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि यहां पे नई चीज बनी। यहां पे H2O वाटर था, यहां पे हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, दोनों अलग अलग चीज है और दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग अलग है। समझ में आया? तो ये चीज हो गया बेटा। नेक्स्ट है बेटा, मेकिंग फ्रूट सलाद विद रॉ फ्रूट्स। मेकिंग फ्रूट सलाद विद रॉ फ्रूट मतलब सलाद बना रहे हैं हम, सैलेड बोलते हैं या सलाद, जो भी बोल दो आप आम लैंग्वेज में, सही प्रोनाउंसिएशन उसका सैलेड है। तो हम फ्रूट के सैलेड बना रहे हैं, फ्रूट से। मतलब फ्रूट को छोटे छोटे, मतलब फ्रूट को क्या करने वाले हम? कट करने वाले हैं। तो जब फ्रूट को आप कट करोगे तो कौन सा चेंज हो जाएगा? केमिकल चेंज? नहीं, फिजिकल चेंज। कोई नई चीज नहीं बनी, वो फ्रूट ही रहा, है कि नहीं। उसके बाद फिर है हमारा बर्निंग ऑफ पेपर और वुड। बर्निंग ऑफ पेपर और वुड, वुड को और पेपर को हमने जला दिया। जला दिया मतलब क्या हो गया? अब उससे ऐश बन जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले जलाया था ना वुड को, तो नई चीज बनी थी, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? केमिकल चेंज। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपकी, ये एक्सरसाइज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 30 पे। पेज नंबर 30 पे पहला, ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। प्लांट का ग्रोथ करना, बताओ फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज? प्लांट जो है वो ग्रोथ कर रहा है, क्या उसमें नई चीजें हो रही है कुछ? प्लांट जब ग्रो करेगा तो उसकी नई चीजें कुछ हो जाएगी। मतलब प्लांट, मान लो प्लांट के अंदर मान लीजिए एनर्जी के फॉर्म में प्रोटीन्स है, वाइटामिन्स है, मिनरल्स है, एग्जाम्पल के लिए समझ लो, तो क्या वो चेंज होगा? नहीं भाई, चेंज क्यों होगा वो? मैंने क्या बोला कि शेप में अगर चेंज हो रहा है, साइज में उसके चेंज हो रहा है, ग्रोथ का मतलब क्या? साइज उसका बढ़ेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फिजिकल चेंज। तो ग्रोथ ऑफ प्लांट क्या हो जाएगा? फिजिकल चेंज। उसी तरह बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब क्या? लोहे का जंग लगना। क्या है लोहे का जंग लगना? केमिकल चेंज, क्योंकि नई चीजें बन जाती है। उसके बाद मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड। आयरन के पाउडर को और सैंड को, है ना, आयरन के पाउडर को और सैंड को, रेत को, दोनों को मिक्स कर रहे हैं, तो क्या नई चीज बन रही है? बिल्कुल नहीं भाई, इसको अलग कर सकते हो। तो वो क्या हो गया हमारा? फिजिकल चेंज। उसी तरह कुकिंग ऑफ फूड, खाना बन गया तो वापस कच्चा बना सकते हैं? नहीं, केमिकल चेंज। उसी तरह बर्निंग ऑफ अ कैंडल, ठीक है, जब कैंडल बेटा एक बार जल जाएगा तो क्या होगा? वो पूरा पूरा उसका फ्लेम पूरा अलग हो गया ना, नई चीज बन गई,
जब वो जलेगा, बर्न होगा, तो क्या हो जाएगा वहां से, उसका फ्लेम के फॉर्म में वो निकल जाएगा, इवेपोरेट होता जाएगा, तो वो क्या हो गया, केमिकल चेंज। उसके बाद फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर को फ्रीज करोगे मतलब आइस बन जाएगा, वापस बना सकते हो ना उसको, आइस को वाटर, तो ये क्या हो गया हमारा फिजिकल चेंज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी इससे रिलेटेड फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो अभी हमने कर लिए। ठीक है, अभी कंपाउंड और मिक्सचर को समझेंगे। अभी देखो मैं प्योर सब्सटेंस को बता रहा था, एलिमेंट और कंपाउंड, तो अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी बेटा हमने एलिमेंट को समझा, कंपाउंड को थोड़ा सा समझा, अभी इसको और समझेंगे थोड़ा सा, और इसलिए मैं बेटा पहले फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस को आपको समझाया मैंने। कंपाउंड एंड मिक्सचर, देखिए एलिमेंट तो हम जान चुके हैं कि ऐसी चीज जिसको तोड़ने पे एक ही सेम ही चीज मिले। सोना को तोड़ेंगे तो सोना ही मिले, एल्यूमिनियम को ब्रेक करेंगे तो एल्यूमिनियम ही मिले, कुछ और ना मिले। कंपाउंड की अगर बात करूं तो कंपाउंड जो होता है बेटा, ये एक प्योर सब्सटेंस है। सबसे पहली बात कि कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है, मिक्सचर जो है वो इम्प्योर है, वो प्योर नहीं है, उसमें मिलावट है। और कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो कंपाउंड दो सब्सटेंस से मिलकर बना है, मिक्सचर भी दो सब्सटेंस से मिलकर बना है, लेकिन कंपाउंड जो है बेटा उसका एक फिक्स्ड रेशियो है, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन है। मतलब यूं अगर मैं बोलूं तो द सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, द सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ two or more substances chemically combined in a fixed proportion by mass। मतलब क्या बोला मैंने, उसके एक बता, इसके उस पे मत जाओ, डेफिनेशन वगैरह पे मत जाओ, बस समझो कॉन्सेप्ट्स का, समझो कि कंपाउंड है क्या। कंपाउंड क्या है, तो कंपाउंड एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जो दो सब्सटेंस से मिलकर बना है और एक फिक्स रेशियो में है। जैसे H2O, यहां पे हाइड्रोजन के दो एटम, ऑक्सीजन के एक एटम वाटर है। H3O वाटर नहीं हो सकता, H4O वाटर नहीं हो सकता, H2O2 वाटर नहीं हो सकता। आप पानी कोई भी उठा लो वो H2O ही रहेगा, तो ही वो वाटर होगा, तो ही वो प्योर होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम उसमें मिलावट कर देंगे तो वो हो जाएगा इम्प्योर। लेकिन अगर भाई मैं मिक्सचर की बात करूं बेटा, तो मिक्सचर में मिलावट है। ठीक है, मिक्सचर का कंपोजिशन फिक्स नहीं है। जैसे आयरन और सल्फर का ही मिक्सचर ले लो, आयरन फिलिंग और सल्फर का ही मिक्सचर ले लो, तो बेटा इनके मिक्सचर में ये जो दोनों मिक्सचर है, आयरन फिलिंग और सल्फर का मिक्सचर, इसका कंपोजिशन फिक्स नहीं है, ये वैरी करता रहता है कंपोजिशन। कहीं पे मान लो सल्फर ज्यादा मिलेगा आपको, दोनों का अगर मिक्सचर ले रहे हो सकता है कुछ जगह पे सल्फर ज्यादा हो, कुछ जगह पे आयरन ज्यादा हो। लेकिन बेटा कंपाउंड के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है, कंपाउंड के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल वैरी नहीं होता है। ठीक है, कंपोजिशन का क्या होता है बेटा, इसका कंपोजिशन फिक्स होता है ना। तो इसका एक डिफाइनाइट फॉर्मूला भी होता है। जैसे देखो H2O, क्योंकि ये फिक्स अमाउंट में है, फिक्स रेशियो में है। जैसे हाइड्रोजन के दो एटम, ऑक्सीजन के एक एटम, इसका एक फिक्स रेशियो है। इसका कंपोजिशन ये जिस चीज से मिलकर बना है, कंपोजिशन मतलब किससे किससे बना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है, तो हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, वो उसका पूरा फिक्स है। लेकिन बेटा मिक्सचर के केस में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इसका फॉर्मूला फिक्स नहीं है। दे डू नॉट हैव डिफाइनाइट फॉर्मूला, इसका कोई डिफाइनाइट फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, और कंपाउंड जब भी बनता है बेटा, जब भी कंपाउंड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अगर मैं कोई कंपाउंड बना रहा हूं, जैसे मैं वाटर बना रहा हूं, H2 + O2 से मैं H2O बना रहा हूं, तो बेटा या तो इस रिएक्शन में, इस केमिकल चेंज में एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। जैसे कि अभी मैंने बताया केमिकल चेंज है तो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, ये तो होगा ही होगा। तो वो कंपाउंड, तो क्योंकि ये कंपाउंड बनाया ना, इसलिए तो जब भी कोई भी रिएक्शन करते हैं हम बेटा, तो वहां पे कंपाउंड बनता ही बनता है। ठीक है, तो कंपाउंड जब भी हम बनाएंगे तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, या तो एब्जॉर्ब होगी। लेकिन जब मिक्सचर बनाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, अगर हुआ भी तो बहुत कम अमाउंट में, लेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, बहुत कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। देखो कॉन्सेप्ट को समझो, अभी वक्त इतना अपने पास है नहीं कि पूरा आपको डिटेल में बताऊं, वो भी लिखवा के। ठीक है, अगर बहुत डिटेल में जानना है तो ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो मैंने बना रखा है, कंपाउंड और मिक्सचर के ऊपर।
और वो भी पूरा पूरा लिख के दिए है आपको, अगर एग्जाम में आए तो आप पूरा पूरा वैसा लिख सकते हो, ठीक है। अभी बस कॉन्सेप्ट को मैं समझा रहा हूं कि कंपाउंड मिक्सचर में फर्क समझ में आया। कंपाउंड की जो होता है बेटा फॉर्मूला फिक्स होता है क्योंकि उसका कंपोजिशन फिक्स होता है, लेकिन मिक्सचर का फिक्स नहीं होता है, ठीक है। जो हमारा कंपाउंड होता है उसको हम आसानी से फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन मिक्सचर को आसानी से फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। और यही तो पूरा लेसन है बेटा, सेपरेशन। पूरे मिक्सचर को सेपरेट करने के अलग अलग मेथड्स पढ़ने हैं हमको, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं, वो करूंगा अभी। तो कंपाउंड्स को हम क्या कर सकते हैं बेटा, इजीली सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इजीली सेपरेट नहीं कर सकते हैं बाय फिजिकल प्रोसेस। इसको सेपरेट करने के लिए केमिकल प्रोसेस की ही जरूरत होगी, मतलब एनर्जी रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा तो ही ऐसा होगा ये, ठीक है। सेपरेट इजीली नहीं होगा। और जब भी सेपरेट अगर होगा तो बेटा दो सब्सटेंस मिलेगा तो कंपाउंड हो जाएगा, और दो सब्सटेंस नहीं मिलेगा तो एलिमेंट हो जाएगा। अगर टूटने के बाद दो सब्सटेंस बना तो कंपाउंड, और दो सब्सटेंस नहीं मिला तो एलिमेंट, ठीक है। तो ये एलिमेंट और कंपाउंड में फर्क हो गया। तो बेटा अगर क्वेश्चन जो था आपका पहला क्वेश्चन पेज नंबर 15 पे, व्हाट इज मीन बाय अ सब्सटेंस, तो क्या बोलोगे, सब्सटेंस क्या है, सब्सटेंस वो है जिसकी प्रॉपर्टी और कंपोजिशन फिक्स हो। तो ऐसी चीज जिसका कंपोजिशन फिक्स हो, जिसकी प्रॉपर्टी फिक्स हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। उसका एक डिफिनाइट फॉर्मूला हो, और वो प्योर सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। अगर एटम से बना हो तो एलिमेंट, और मॉलिक्यूल से बना हो तो कंपाउंड। अभी कंपाउंड मिक्सचर को उम्मीद करता हूं दोनों में फर्क आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो अभी इसके ऊपर जो कुछ क्वेश्चंस है उसको कर लेते हैं। तो बेटा पेज नंबर फटाफट निकालो, पेज नंबर 24। पेज नंबर 24 में देखिए क्वेश्चन है, ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। मतलब आपको बोला जा रहा है कि आप अपने चारों तरफ जो चीजें हैं उसको सेग्रीगेट, अलग अलग करो कि कौन से प्योर है और कौन से इम्प्योर। तो अगर मुझे लिखना अगर रहे तो मैं क्या लिखूंगा, मुझे दिखता है मेरे सामने भाई मार्कर, तो वो मार्कर क्या है, उसके अंदर मान लो इंक है, वो इंक क्या है, एक मिक्सचर है। तो इंक को मैं मिक्सचर की कैटेगरी में रखूंगा, को रखूंगा मैं प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में, ठीक है। उसी तरह मान लो गोल्ड को रखूंगा प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में, लेकिन जो मुझे मिलेगा चौक, उसको मैं क्या रखूंगा, मिक्सचर की कैटेगरी में, है ना, रखूंगा ना मिक्सचर की कैटेगरी में। जी नहीं, वो चौक जो है ना बेटा वो कंपाउंड है, उसका फॉर्मूला CaCO3 है, मतलब फिक्स फॉर्मूला है, मतलब वो कंपाउंड है, मतलब प्योर सब्सटेंस है। तो चौक जो आएगा वो कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा। और सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट को मिला दूंगा अगर पानी में तो क्या हो जाएगा, सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन, वो हो जाएगा मिक्सचर। तो उसको किसकी कैटेगरी में रखूंगा मैं, मिक्सचर की कैटेगरी में, ठीक है। तो इस तरह आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं अपने चारों तरफ जो आपको दिख रहा है उसको आपको ये खुद से करना है, ठीक है। और मुझे कमेंट कर देना, अगर कुछ गलत रहेगा तो मैं उसको आपको करेक्ट कर दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 29 पे, हाउ वुड यू कंफर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर। आप कैसे कंफर्म करोगे कि जो आपको लिक्विड, मान लो आपको कोई लिक्विड दिया गया है और आपको कंफर्म करना है कि वो प्योर है कि नहीं, कैसे पता करोगे कि प्योर है कि नहीं। तो याद रखिएगा जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, यानी कि कंपाउंड बोल दो या एलिमेंट बोल दो, उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। मतलब जिस टेम्परेचर पे वो बॉयल होता है और जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होता है वो फिक्स होता है, जबकि मिक्सचर का, इम्प्योर सब्सटेंस का ऐसा नहीं होता है, फिक्स जो होता है वो नहीं होता है। तो क्या करेंगे हम, अगर हमको कोई लिक्विड दे दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ, कैसे बताओगे आप ये प्योर है या इम्प्योर, तो हम क्या करेंगे, उसको बॉयल करेंगे। और बॉयल करने के बाद उसको बॉयल किया बेटा हमने, ठीक है, 1 से 2 बार बॉयल करेंगे हम। एक बार बॉयल किया फिर छोड़ दिया, मान लो उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ आया, उसके बाद फिर आपने उसको छोड़ दिया, फिर कुछ टाइम बाद फिर उसको बॉयल करो, क्या वो सेम आ रहा है उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर सेम आ रहा है तो आप समझ जाना कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल फिक्स है, बार बार वही सेम बॉइलिंग पॉइंट आ रही है, मतलब ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है। लेकिन अगर इम्प्योर रहेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है, ठीक है। ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following materials fall in the category of a pure substance? बोल रहा है इनमें से प्योर सब्सटेंस कौन कौन से हैं बताओ। आइस प्योर है,
आइस किसका रूप है? पानी का एक रूप है, वाटर का एक रूप है सॉलिड के फॉर्म में। H2O क्या है सर? कंपाउंड है, उसका कंपोजिशन फिक्स है, उसका फॉर्मूला फिक्स है। और कंपाउंड को क्या बोलते? कंपाउंड किसी कैटेगरी में आता है? प्योर सब्सटेंस की। तो प्योर है ना, तो आइस क्या हो गया? प्योर हो गया। उसके बाद है मिल्क प्योर है? बिल्कुल नहीं, भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। मिल्क जो है बेटा, उसके अंदर फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, शुगर्स हैं, तो कैसे वो हो सकता है प्योर? आयरन बिल्कुल प्योर है भाई, क्योंकि आयरन एक ही एटम से मिलकर बना है ना। उसी तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला था HCl। तो बेटा ये एक कंपाउंड है, ठीक है, और इसका रेशियो फिक्स है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? प्योर सब्सटेंस। उसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी एक कंपाउंड है बेटा, CaO बोलते हैं इसका फॉर्मूला, देखो ना फिक्स है। कैल्शियम 1 रहेगा, ऑक्सीजन 1 रहेगा, ऑक्सीजन के एक एटम, कैल्शियम के एक एटम, तभी ये कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। फिक्स है प्रोपोर्शन, मतलब कंपाउंड है, और कंपाउंड है मतलब प्योर सब्सटेंस है। मर्क्यूरी बेटा एक एलिमेंट है। मर्क्यूरी क्या है? एक एलिमेंट है, जो आप देखे रहोगे बल्ब में देखे रहोगे, बल्ब में मर्क्यूरी होता है, ठीक है। तो मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन वो क्या है बेटा? एक एलिमेंट है, और उसका भी वो भी एक ही टाइप के आइटम से मिलकर बना होता है, तो वो क्या है बेटा? प्योर है। उसके बाद ब्रिक जो ईंट है, ईंट क्या प्योर है? बिल्कुल नहीं भाई, ईंट में क्या क्या मिला है? सॉइल मिला है ना, मिट्टी है उसके अंदर, और क्या है, और उसको फिर जलाते हैं हम, है ना, और बहुत सारी चीजें मिक्स करते हैं उसमें। इसके अलावा वुड क्या है? देखो कुछ क्वेश्चन, जैसे कभी कभी एक क्वेश्चन मन में आता रहेगा आपके कि सर आपने बोला है एलिमेंट वो सब्सटेंस है जिसको तोड़ने पे वही चीज मिले, तो सर वुड को तोड़ेंगे तो वही चीज मिलेगी। तो बेटा मैंने बोला है कि एक ही टाइप के एटम से बने हो, इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है। एक ही टाइप के एटम से वुड जो है वो बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, वुड जो है वो प्लांट से आया है, और प्लांट के अंदर या वुड के अंदर सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज एक टाइप का शुगर है, जिसके फॉर्मूले के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आता है। तो यही देख लो आप, बाकी चीजें तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं सेल्यूलोज ही ले रहा हूं। तो उसके अंदर कार्बन आ गया, हाइड्रोजन आ गया और ऑक्सीजन आ गया। तो सेल्यूलोज के अलावा और भी बहुत सारी चीजें, लिपिड से, प्रोटीन से, बहुत सारी चीजों से मिलकर वो बना होता है वुड। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि वो मिक्सचर है, ठीक है। और भी क्वेश्चन है भाई। आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स। आइडेंटिफाई करना है आपको भाई कि कौन कौन से इनमें से मिक्सचर हैं। सॉइल, बताओ मुझे, सॉइल मिक्सचर है? मुझे तो नहीं लगता कि सॉइल मिक्सचर है, आपको लगता है क्या? उसके बाद सी वाटर मिक्सचर है? बिल्कुल मिक्सचर है, क्योंकि समुद्र के पानी के अंदर नमक होता है ना, तो वो सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर है। उसी तरह फिर एयर, बेटा आपको मैं बता दूं एयर भी मिक्सचर है, क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आर्गॉन गैस, नियॉन गैस, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सारे गैसेस रहते हैं, ठीक है, तो वो मिक्सचर है। उसके बाद कोल, बेटा बताओ कोल मिक्सचर है क्या? कोल, जी नहीं, कोल मिक्सचर नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोल जो है ना वो कार्बन से बना होता है, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, कार्बन कार्बन है, तो कोल मिक्सचर हुआ क्या? नहीं हुआ। उसके बाद सोडा वाटर, तो सोडा वाटर क्या है भाई? अच्छा आपको बताना है बेटा सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स। अच्छा बेटा यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इस क्वेश्चन में आपको पता करना है कि मिक्सचर में सॉल्यूशन कौन कौन से हैं, इन मिक्सचर के अंदर सॉल्यूशंस कौन कौन से। चलो इसी बहाने हमको ये, हमने वो देख लिया भाई, मिक्सचर और प्योर भी तो देख लिया है ना। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सॉल्यूशन कौन है और मिक्सचर कौन है, ठीक है, मतलब कौन कौन से मिक्सचर सॉल्यूशन है। तो उसके लिए हमको मिक्सचर के बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम मिक्सचर की। मिक्सचर के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं क्या क्या चीजें होती है। अब मिक्सचर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया बेटा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। देखिए होमोजीनियस उस मिक्सचर को बोलते हैं जिस मिक्सचर का मतलब दो चीजों से मिलकर बना है, मतलब ऐसा मिक्सचर जो जिन दो चीजों से मिलकर बना होगा ना वो आपस में पूरी तरह डिसॉल्व हुए होंगे, पूरी तरह घुल गए होंगे।
मतलब मिक्सचर आर दोज सब्सटेंसेस हुज कंपोनेंट्स आर कंप्लीटली डिसॉल्व। मतलब वो सब्सटेंस होते हैं, वो मिक्सचर होमोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिसके अंदर के पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब जिससे वो मिलकर बना है ना, वो क्या हो, पूरी तरह मिक्स हो जाए। उसके जो कंपोनेंट्स हो, मतलब वो जिससे बना, जैसे मान लो नमक और पानी, तो नमक और पानी का सॉल्यूशन किससे किससे बना, नमक और पानी से। ये दोनों आपस में पूरी तरह घुल गए हो तो उसको हम बोलते हैं क्या, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर जब भी आए तो याद रखना सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन, शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन। सॉल्ट वाटर में पूरी तरह घुल जाता है, शुगर वाटर में पूरी तरह घुल जाता है, तो ये हो गया हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या है, जिसमें वो पूरी तरह ना घुले, है ना। जैसे एग्जांपल यही जो हमने लिया आयरन सल्फर तो भाई इसमें क्या है, आयरन और सल्फर पूरी तरह घुलते नहीं है, पूरी तरह कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते हैं। उनका जो है ना कंपोजिशन वेरी करता रहता है, उसकी कोई लिमिट बाउंड्री नहीं है, उसकी बाउंड्री फिक्स नहीं है, सॉरी उसकी बाउंड्री फिक्स है। मतलब एक फिक्स है कि भाई यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे सल्फर है, आपको मालूम है। जैसे आप मान लो कि आयरन और सल्फर है, आप मैग्नेट से आयरन को निकाल सकते हो आसानी से, लिमिटेड है वो, वहां से निकल जाएगा आराम से। लेकिन अगर मैं वही बात करूं कि सॉल्ट और सॉल्यूशन को निकाल दो, भाई निकाल पाओगे आसानी से? नहीं, उसके लिए इवेपोरेशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऐसे नॉर्मली आप नहीं निकाल सकते हो। तो यहाँ पे इसका जो कंपोजिशन आयरन और सल्फर का जो मिक्सचर है, यहाँ पे उसकी बाउंड्री फिक्स नहीं है, ठीक है, वो वेरी कर रहा है और वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुआ, एक दूसरे में पूरी तरह मिला नहीं है। तो देखो पेज नंबर 15 पे ही बेटा इंडेक्स का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो उन्होंने पहले पूछ दिया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो क्या बोलोगे आप, द मिक्सचर हुज कंपोनेंट्स आर कंप्लीटली डिसॉल्व इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर एंड द कंपोनेंट्स हुज the mixture whose components are not completely dissolved are known as heterogeneous mixture. एग्जाम्पल क्या था कि होमोजीनियस का सॉल्ट एंड शुगर का सॉल्यूशन, हाँ शुगर सॉल्ट एंड शुगर का सॉल्यूशन, सॉल्ट एंड शुगर बोल रहा हूँ, सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन, शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन। और यहाँ क्या बोल देंगे, आयरन और सल्फर का सॉल्यूशन, या मिट्टी और पानी का सॉल्यूशन, है ना, या चॉक एंड वाटर का सॉल्यूशन, चॉक एंड वाटर का सॉल्यूशन। देखो ना, चॉक और वाटर पूरी तरह डिसॉल्व नहीं होते, घुलते नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा होमोजीनियस हेटेरोजीनियस। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पेज में ना, नेक्स्ट पेज में सेम क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, पेज नंबर 18 में ही सेम क्वेश्चन पूछा है, होमोजीनियस हेटेरोजीनियस में फर्क बताओ भाई, ठीक है। तो अगर आपको पॉइंट बनाने हो तो एक और पॉइंट आप उसमें ऐड कर सकते हो कि होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है ना, सॉल्ट सॉल्यूशन मिक्स हो जाएगा, उसके आर पार हम देख सकते हैं। लेकिन जो हमारा मिक्सचर होता है हेटेरोजीनियस, वो ओपैक होता है, मतलब हम उसके आर पार नहीं देख सकते, या तो ट्रांसलूसेंट होता है या तो ओपैक होता है, या तो धुंधला धुंधला दिखाई देगा या तो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर के केस में पूरी तरह दिखाई देगा आपको आर पार, मतलब वो ट्रांसपेरेंट होता है। एक ये भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। और कुछ इसके रिलेटेड क्वेश्चन है, जरा देख लेते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं है शायद, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो देखो सॉरी, तो बेटा अभी हमने देखना होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर को आगे कैटेगराइज किया गया है सॉल्यूशन में और एलॉय में। हालांकि एलॉय को भी हम सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब इस होमोजीनियस मिक्सचर पूरी तरह, जिसमें सॉल्ट एंड वाटर का सबसे अच्छा एग्जांपल है कि सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर जो है वो एक ट्रू सॉल्यूशन है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, उसके पार्टिकल्स के साइज के बेसिस पे इसके बारे में बताया गया सॉल्यूशन को कि सॉल्यूशन जो होता है जिसके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा हो, वो सॉल्यूशन में आते हैं, ट्रू सॉल्यूशन में आते हैं। साइज के बेसिस पे साइंटिस्टों ने इनको डिफरेंशिएट कर दिया, अलग कर दिया कि भाई ऐसा मिक्सचर, क्योंकि पढ़ क्या रहे, मिक्सचर ही पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन क्या है, मिक्सचर है। तो ऐसा दो चीजों का मिक्सचर जो पूरी तरह कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए और उसके पार्टिकल 1 नैनोमीटर से छोटे हों। 1 नैनोमीटर मतलब क्या, 10⁻⁹ मीटर, मतलब 10⁻⁹ मीटर, मतलब 1 डिवाइड बाई 10⁻⁹ मीटर, मतलब 1 को डिवाइड कर दो आप 1,0,0,0,0,0,0 एक 9 टाइम्स 0 मीटर। इतना छोटा, सोचो कितना छोटा होगा। इतने छोटे ना बेटा कि हमको अपने आंखों से तो दिखते नहीं है, और नॉर्मल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देता है, उसके लिए एक अलग टाइप का माइक्रोस्कोप लेना पड़ता है, तब जाके वो दिखाई देता है। मतलब बिल्कुल एटॉमिक लेवल पे है वो,
इतना छोटा होता है, तो हम उसको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के कैटेगरी में रखते हैं। और सॉल्यूशन बेटा दो चीजों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट। सॉल्यूट सॉल्वेंट मतलब जो उसके अंदर कंपोनेंट, जरूरी नहीं है दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब जिस चीज से मिक्सचर बना है, सॉल्यूशन बना है, उसको बोलते हैं कंपोनेंट्स। वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। दो होते हैं तो उसको बोलते हैं बाइनरी कंपोनेंट, तीन होते हैं तो बोलते हैं, है ना, टर्शरी कंपोनेंट। मतलब दो होते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन जिस चीज को मिलाते हैं, अगर मैंने मान लो ये मेरे पास सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन किससे बना है, पानी और नमक से, तो जिस चीज को मैं मिला रहा हूं वो हो गया सॉल्यूट, जिसमें मिला रहा हूं वो सॉल्वेंट, जिसको मिला रहा हूं सॉल्यूट, जिसमें मिला रहा हूं सॉल्वेंट। किसको मिला रहा हूं, नमक को, नमक क्या हो गया सॉल्यूट, किसमें मिला रहा हूं, पानी में, पानी क्या हो गया सॉल्वेंट, लिक्विड हो गया सॉल्वेंट, और वो जो सॉलिड था वो क्या होगा सॉल्यूट। याद रखना हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि जिसमें मिला रहे हो वो सॉल्वेंट और जिसको मिला रहे हो वो सॉल्यूट, क्योंकि अभी क्या है, मेरा मन बदल जाए, मेरा मन बदल गया, मैं क्या कर रहा हूं अब, अल्कोहल में मिला रहा हूं वाटर। अल्कोहल जो है ना, अल्कोहल वो भी लिक्विड है, उसमें मिला रहा हूं वाटर। तो अल्कोहल में वाटर मिला रहा हूं तो क्या अल्कोहल सॉल्वेंट हो गया। अभी मैंने बोला जिसमें मिला रहा हूं वो सॉल्वेंट और जिसको मिला रहा हूं वो सॉल्यूट। तो अल्कोहल में मिला रहा हूं तो अल्कोहल सॉल्वेंट होना चाहिए, और पानी को मिला रहा हूं तो पानी सॉल्यूट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पानी सॉल्यूट, पानी सॉल्वेंट है और अल्कोहल सॉल्यूट है, लेकिन दोनों में केसेस हो भी सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। मतलब क्या सर, क्या हो क्या रहा है, देखो डिपेंड करता है उसके अमाउंट पे। जो जितना कम रहेगा उसको बोलते हैं सॉल्यूट, जो कम रहेगा वो सॉल्यूट, जो ज्यादा रहेगा सॉल्वेंट, सिंपल। अगर आप अल्कोहल में पानी मिला रहे हो और पानी कम है तो पानी हो गया सॉल्यूट, लेकिन अगर पानी ज्यादा है तो पानी हो गया सॉल्वेंट। जो चीज ज्यादा रहेगी वो सॉल्वेंट और जो चीज कम रहेगा वो सॉल्यूट, ये ध्यान में रखो, ठीक है, क्योंकि अभी आगे इसके ऊपर भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन ये हो गया बेटा। उसी तरह एलॉय जो है वो दो मेटल से मिलकर बनता है, वो भी एक सॉल्यूशन है, वो भी एक मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि क्या होता है वो कंप्लीटली मिक्स होता है। जैसे ब्रास, आपने ब्रास का देखा रहेगा घर में, वेजल्स वगैरह, है ना, पुराने जमाने के लोगों के पास खास ज्यादातर होता है ब्रास। कॉपर और जिंक से मिलकर बना है बेटा, कॉपर और जिंक दो एलिमेंट है, दो मेटल है, उसके मिक्सचर से बना है, ठीक है। तो ये बेटा एलॉय जो हो गया वो हमारा मिक्सचर हो गया। उसी तरह हेट्रोजीनियस की बात करें तो हेट्रोजीनियस में बेटा पढ़ना है कोलॉइड्स और सस्पेंशन। अब देखो कोलॉइड जो होते हैं, सस्पेंशन जो होते हैं वो 1000 नैनोमीटर, जो 1000 नैनोमीटर से बड़ा होगा, है ना, बिगर देन 1000, मतलब जिसके पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा होगा उसको सस्पेंशन में आता है। जैसे एग्जांपल चॉक एंड वाटर का मिक्सचर, सॉइल एंड वाटर का मिक्सचर, है ना, सैंड एंड वाटर, आप रेत और पानी मिला दो या चौक और पानी मिला दो, ये किसका एग्जांपल है, सस्पेंशन का। मतलब उसके पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं साइज में कि हम उनको आसानी से देख सकते हैं, है ना, आसानी से देख सकते हैं और फिल्टर पेपर के इस्तेमाल करके उसको अलग भी कर सकते हैं, ठीक है, फिल्ट्रेशन मेथड से उसको अलग भी कर सकते हैं। कोलॉइड की बात करो तो बेटा कोलॉइड जो होते हैं ना, इसका साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में वेरी करता है, ठीक है। इसको हम देख नहीं सकते हैं अपने आंखों से, माइक्रोस्कोप से ये दिख सकते हैं, कुछ दिख सकते हैं, कुछ वो भी सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। तो डिपेंड करता है बेटा कि किस तरह का साइज किस तरह का है उसका। कोलॉइड्स, इसका एग्जांपल क्या है, मिल्क, सबसे अच्छा एग्जांपल मिल्क ले लो, ठीक है, या फिर साबुन का घोल ले लो, पानी में आप साबुन को मिला दो, या डिटर्जेंट का घोल ले लो, या ब्लड, हमारे बॉडी का ब्लड जो है वो भी क्या है, कोलॉइड है, ठीक है। तो बेटा ये तीन चीज हो गए, कोलॉइड, सस्पेंशन और सॉल्यूशन। इसके ऊपर डिफरेंस करने के भी क्वेश्चन आते हैं कि बताओ सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन के ऊपर क्या क्या डिफरेंस है। तो एक आध क्वेश्चन इसके ऊपर के पहले कर लेते हैं। जैसे पेज नंबर 29 पे क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जांपल। एग्जांपल क्या है, आपको एक्सप्लेन करना है कोलॉइड और सस्पेंशन। तो कोलॉइड के बारे में क्या बोलोगे भाई, कोलॉइड जो है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में वेरी करता है ना। और ये कैसा होता है, कोलॉइड ट्रांसलूसेंट होता है, ट्रांसलूसेंट मतलब धुंधला धुंधला दिखाई देगा। देखो ना, साबुन का घोल ले लो आप, उसके आर पार आपको धुंधला धुंधला दिखाई देगा, पूरी तरह नहीं दिखाई देगा। जबकि होमोजीनियस मिक्सचर के केस में क्या बोला था मैंने, ट्रांसपेरेंट है। तो कोलॉइड के बारे में अगर बात करें तो कोलॉइड क्या है, एक ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर
जिसके पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच वेरी करे और वो ट्रांसलूसेंट हो। एग्जाम्पल बोल देना मिल्क, एग्जाम्पल बोल देना ब्लड, है ना, ये सारे एग्जाम्पल बोल देना। सोप एंड वाटर का सोल्यूशन बोल देना। और सस्पेंशन के बारे में पूछा उन्होंने, सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन भी क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। और उसका साइज क्या है, 1000 नैनोमीटर से बड़ा है। वो क्या साइज उसका, 1000 नैनोमीटर से बड़ा है। और वो क्या है, ओपैक है, मतलब उसके आर पार बिल्कुल नहीं देख सकते हो। चॉक एंड वाटर का सोल्यूशन ले लो, मिट्टी और पानी का सोल्यूशन ले लो, बिल्कुल नहीं देख सकते उसके आर पार, ठीक है। तो ये हो गया बेटा उसके बारे में। और देख लेता हूं कुछ क्वेश्चन है क्या। हाँ, पेज नंबर 18 पे बेटा, पेज नंबर 18 पे क्वेश्चन है, हाउ आर सोल, सोल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सोल, सोल्यूशन और सस्पेंशन एक दूसरे से अलग कैसे हैं, ठीक है। देखो यहां पे उन्होंने कोलॉइड्स को सोल बोल दिया है, सोल। आगे मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में अगर जानना रहेगा बेटा तो टिंडल इफेक्ट नाम से मेरा वीडियो है, उसको देख लेना। अभी ज्यादा अगर इसके बारे में बताने लगता हूं तो लेक्चर और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं हम। तो कोलाइड में हम बेटा शॉर्ट में बता दे रहा हूं, कोलाइड में सोल होते हैं बेटा। सोल जो होता है ना बेटा, उसको बोलते हैं जो सॉलिड और लिक्विड से मिलकर बना हो, जिसमें सॉलिड का अमाउंट कम हो और लिक्विड का अमाउंट ज्यादा हो। मतलब उस लिक्विड में कहीं कहीं पे हमने क्या मिला दिया हमने सॉलिड, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, सोल। जैसे एग्जांपल उसका है इंक, है ना। इंक देखो ना, हल्का गाढ़ा गाढ़ा आपको लगता है। इंक के अंदर क्या है, इंक लिक्विड है और उसके अंदर क्या डाला हुआ है, सॉलिड डाला हुआ है, तो वो इंक एग्जांपल हो गया सोल का, ठीक है। तो सोल को उन्होंने कोलॉइड को उन्होंने सोल के टर्म में पूछा है कंफ्यूज करने के लिए। तो कंफ्यूज मत होना, मतलब वो पूछ रहे हैं कोलॉइड, सस्पेंशन और सॉल्यूशन में क्या फर्क है। ये क्वेश्चन है ना, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड हाँ सोल में क्या फर्क है। तो क्या बोलोगे, सॉल्यूशन जिसके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम हो, कोलॉइड 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, सस्पेंशन मोर ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। इसमें क्या बोलोगे, सॉल्यूशन में भाई इनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, अपनी आंखों से नहीं देख सकते, सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। कोलॉइड को क्या बोलोगे कि कोलॉइड को हम लोग माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। सस्पेंशन को क्या बोलोगे, हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। फिर एग्जाम्पल दे देना तीनों का, खत्म, है ना। ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया बेटा। आगे बढ़ते हैं, और कुछ क्वेश्चन है कैसे रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें टिंडल इफेक्ट दिखा रहा है, सॉल्ट सॉल्यूशन, मिल्क, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए टिंडल इफेक्ट आ गया है क्वेश्चन, तो एक बार बता देता हूं कि बेटा देखो मैंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी करके वीडियो बनाया है, आप डालना यूट्यूब पे टिंडल इफेक्ट, ठीक है ना। टिंडल इफेक्ट मैटर इन आवर मैटर इज मैटर अराउंड अस प्योर, टिंडल इफेक्ट, है ना, सार्क, तो वहां पे आपको मिल जाएगा, आप देखना टिंडल इफेक्ट में। लेकिन फिर भी शॉर्ट में बता रहा हूं मैं कि टिंडल इफेक्ट बेटा क्या था, जो हमारे कोलॉइड्स पार्टिकल्स होते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होते हैं हमारे, उनकी क्या खास बात होती है कि जब हम लाइट, है ना, जब हम उस पर लाइट क्रॉस कराते हैं तो उसके पार्टिकल्स स्कैटरिंग करते हैं। स्कैटरिंग मतलब टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद उसका रास्ता दिखे, मतलब जो पार्टिकल जहां है उसका रास्ता हमको दिखने लगता है कि वो पार्टिकल कैसे है। जैसे एग्जांपल, सुबह सुबह आप जब उठते रहोगे तो आप देखते रहोगे खिड़की से एक रोशनी आती है और वहां पे छोटे छोटे धूल कण, डस्ट पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, तो वो भी एग्जांपल है टिंडल इफेक्ट का। मतलब क्या होता है बेटा, उस छोटे एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल पे जब लाइट पड़ती है तो वो स्कैटर करते हैं, डेविएट हो जाते हैं, और उसके रिफ्लेक्शन की वजह से हमको उसका रास्ता दिखाई देता है, उसका पाथ दिखाई देता है, वही है टिंडल इफेक्ट। तो वो कौन दिखाता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में पूछा कि कौन दिखाता है, 4 ऑप्शन है, सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट क्या सॉल्यूशन क्या है आपका, सॉल्ट सॉल्यूशन आपका ट्रू सॉल्यूशन है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा है मिल्क, मिल्क क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन, तो मिल्क दिखाएगा भाई। तीसरा क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये आपका ट्रू सॉल्यूशन है बेटा, तो ये नहीं दिखाएगा। उसके बाद स्टार्च सॉल्यूशन, स्टार्च क्या है, कोलॉइड सॉल्यूशन है, तो मिल्क और स्टार्च इसका आंसर होगा। और कुछ क्वेश्चन है क्या, देख लेते हैं। चलो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के बाहर है, व्हाई इज स्काई ब्लू इन कलर।
स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है भाई? तो इट इज ड्यू टू टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट की वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो पार्टिकल्स का स्कैटरिंग होता है, और स्कैटरिंग होने की वजह से, स्कैटरिंग जब होती है लाइट की, तो बेटा जो ब्लू कलर है वो ज्यादा स्कैटर्ड होता है, तो जिसकी वजह से हमको क्या दिखाई देता है? ब्लू दिखाई देता है। खैर, इस क्वेश्चन का आंसर आपको डिटेल में और साइंटिफिक रीजन के साथ 10th स्टैंडर्ड में फिजिक्स में आपको पढ़ना है, जो कि आपको अब्दुल करीम सर बताएंगे, ठीक है, डिटेल में। तो ये हो गया बेटा हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। चलो ये टॉपिक कवर करके हमने इतने क्वेश्चंस किए, अब आगे फटाफट कर लेते हैं, टाइम बहुत जा रहा है बेटा। तो हमने मिक्सचर देख लिया। अब इसका जो लास्ट हमारा टॉपिक है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, कि भाई सर मिक्सचर को सेपरेट जो करेंगे उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर को देख लेते हैं। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, देखो बेटा मैंने बताया था कि जो मिक्सचर है उनको हम सेपरेट फिजिकल प्रोसेस से कर सकते हैं। वो फिजिकल प्रोसेस कौन कौन से हैं? वो फिजिकल प्रोसेस बेटा मैं बता दूं आपको, फिल्ट्रेशन है, डिस्टिलेशन है ना, यूजिंग सॉल्वेंट है, क्रोमेटोग्राफी है, वो सब देखते हैं। चलो सब देखते हैं। तो अगर दो सॉलिड का मिक्सचर हो, सर अगर दो सॉलिड का मिक्सचर हो तो कैसे अलग करेंगे? अगर दो सॉलिड का मिक्सचर हो तो उसको अलग करने की 3 तरीके। पहला तरीका, मैग्नेट ले लो, जैसे आयरन और सल्फर का मिक्सचर। तो आयरन जो है वो मेटल है, और हम जानते हैं मैग्नेट मेटल को अट्रैक्ट करता है। तो क्या करेगा बेटा, मैग्नेट अगर लेके जाएंगे तो पूरा पूरा आयरन चिपक जाएगा। या आप स्क्रैप ले लो, पूरा पूरा कबाड़ खाने में जो होता है ना, स्क्रैप जो होता है, यहाँ पे बहुत सारे मेटल्स मिलते हैं, तो वहां बड़े बड़े क्रेन में बड़ा बड़ा मैग्नेट ले लेते हैं उन लोग, और बड़े बड़े मैग्नेट से जितने भी मेटल्स हैं वो चिपक जाते हैं, आयरन चिपक जाते हैं। तो उस स्क्रैप से हम आयरन को अलग कर लेते हैं। तो जब भी सॉलिड का मिक्सचर हो, दो सॉलिड का, तो पहला तरीका है मैग्नेट से अलग कर सकते हैं। दूसरा तरीका है बेटा उसको क्या कर सकते हैं हम, सॉल्वेंट यूज करके कर सकते हैं। सॉल्वेंट यूज करके, सॉल्वेंट मतलब कोई भी लिक्विड, मान लो किसी लिक्विड का यूज करके, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं सैंड, है ना, सैंड ले लिया मैंने, और ले लिया चीनी और रेत ले लिया, मिट्टी और चीनी ले लिया, ये दोनों सॉलिड है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों सॉलिड को मिला रहा हूं वाटर में। क्या होगा जल्दी बताओ? सर वाटर जो होगा ना वो चीनी के साथ मिल जाएगा और सैंड हमारा बच जाएगा। लेकिन अभी तीनों भी साथ में रहेंगे, तीनों को मिला, सैंड तो नीचे बैठ जाएगा, चीनी पूरी तरह पानी में मिल जाएगा। अब चीनी पानी में मिल गया, आप क्या करना, अब आप क्या करना बेटा, फिल्टर कर देना। फिल्टर करोगे फिल्टर पेपर से, तो फिल्टर पेपर के जरिए क्या होगा, जितने भी मिट्टी रहेगी, सैंड रहेगी, वो ऊपर फिल्टर से अलग हो जाएगा, फिल्टर पेपर से। तो हमारे पास क्या बचेगा, शुगर और वाटर का सोल्यूशन। अब उसके बाद क्या कर दोगे आप, इवेपोरेट कर दोगे, गर्म कर दोगे, फिर आपका शुगर और वाटर दोनों मिल जाएगा, है ना। तो सॉल्वेंट का इस्तेमाल हमने करके किया। तो एक तो मैग्नेट से कर लिया हमने, एक हमने सॉल्वेंट के यूज से कर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर सर दो लिक्विड हो, या एक सॉलिड हो और एक लिक्विड हो, एक सॉलिड और एक लिक्विड का मिक्सचर हो, एक सॉलिड और एक लिक्विड का मिक्सचर हो, तो सर क्या करेंगे, तब कैसे अलग करेंगे? तो एक सॉलिड और एक लिक्विड का मिक्सचर हो तो अलग अलग तरीके हैं। जैसे पहला तरीका हमारा जो है वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन, बस क्या करना है, फिल्टर पेपर लगाना है, कहानी खत्म। जैसे मिट्टी पानी का सॉल्यूशन, मिट्टी क्या है, सॉलिड, पानी क्या है, लिक्विड। तो एक सॉलिड और एक लिक्विड कैसे अलग करेंगे, फिल्ट्रेशन। उसी तरह चॉक और वाटर को भी अलग कर सकते हो आप। चॉक क्या हो जाएगा, फिल्टर पेपर पे रह जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। दूसरा मेथड इवेपोरेशन, नमक पानी का मिक्सचर, नमक क्या है, सॉलिड, पानी क्या है, लिक्विड। तो कैसे अलग करोगे, इवेपोरेशन, हीट कर दो। हीट करोगे तो क्या होगा बेटा, जितने भी पानी रहेंगे वो वेपर बन के उड़ जाएंगे और बच जाएगा हमारा क्या बच जाएगा, सॉलिड। तो दोनों अलग हो गए। अब बोलोगे नहीं सर दोनों को अलग करना है और हमको दोनों भी चाहिए, तो यूज करो डिस्टिलेशन। कौन सा मेथड, डिस्टिलेशन, मतलब दोनों भी आपको मिलेगा। क्या है डिस्टिलेशन, बहुत आसान है ये प्रोसेस। इस प्रोसेस में हम एक बीकर लेते हैं बेटा, ठीक है, और उसमें हम मान लो मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन ही डाल दिया, सॉल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन। इसको बर्नर की हेल्प से हीट करूंगा, और हम जानते हैं कि जो हमारा वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा, है ना, बॉयल हो जाएगा, जबकि हमारा सॉल्ट जो होगा वो इवेपोरेट नहीं होगा। तो
यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा वाटर जो होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो मान लो सॉल्ट यहाँ पे ऐसे नीचे बच गया और वाटर ऐसे इवेपोरेट हो रहा है, और यहाँ पे एक और पाइप लगा रहता है जिसको हम बोलते हैं वाटर कंडेंसर, जो क्या करता है उस स्टीम को, उस वेपर को ठंडा करने का काम करता है, क्योंकि उसके बाहर लगा होता है वाटर जैकेट। क्या लगा होता है? वाटर जैकेट। क्यों बोलते हैं वाटर जैकेट? क्योंकि उसके अंदर भाई ठंडा पानी डालते हैं हम, ठंडा पानी क्या करता है उसको कूल करने लगता है, जिसकी वजह से वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। और फिर यहाँ पे हम केन डाल देते हैं भाई, जहाँ पे हमको चाहिए पानी, केन डाल दिया हमने। अब यहाँ से क्या होगा भाई, हमारा जो वाटर है वो पानी बन के इस केन में आ गया। अब पानी गायब भी नहीं हुआ, पानी भी हमने अलग कर लिया, सॉल्ट भी हमने अलग कर लिया। ये हमारा मेथड हो गया डिस्टिलेशन। ठीक है, डिस्टिलेशन हो गया। उसी तरह बेटा नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी, अभी देखो क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है बेटा, इंक को हम अलग करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इंक जो है, इंक के अंदर क्या है, सॉलिड और वाटर से मिला है। मैंने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले ही, इंक के अंदर क्या है, डाई मिलाते हैं हम। डाई एक पाउडरी सब्सटेंस है, एक पाउडर है, कलर समझो, हम जो कलर सब्सटेंस को बोलते हैं डाई, जो सॉलिड होता है, और उसमें मिला देते हैं वाटर या कोई भी लिक्विड मिला देते हैं, सॉल्वेंट। तो वाटर यानी कि लिक्विड है और सॉलिड दोनों से मिक्स है। तो अगर आप उसको अलग करना चाहते हो तो कैसे करेंगे हम, देखो एक सिंपल सा प्रोसेस है। क्या करना है, आप एक छोटा सा कोई भी केन लेना है या चाइना डिश ले लो मान लो। अब उसमें क्या करना है, तुम एक इतना बड़ा पेपर ले लो और उस पेपर में आप मार्क कर दो, एक ब्लैक इंक डाल दो और पेंसिल से मार्क कर दो कि यहाँ पे आपने मार्क किया है, पेंसिल से मार्क कर दो और ब्लैक इंक डाल दो। और याद रखना उसको इस तरह चाइना पानी वाले, जहाँ पे पानी है, पानी वाले कंटेनर में रखना। लेकिन याद रखना कि ये जो जहाँ पे आपने ब्लैक इंक डाला है वो पानी को टच नहीं करना चाहिए। तो कुछ टाइम आप देखोगे कि पानी को आपने टच नहीं किया, फिर भी वाटर जो है एब्जॉर्ब होता हुआ ऊपर की तरफ गया और आपको ऐसा फेंट दिखाई देगा, मतलब ये ब्लैक इंक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अलग अलग कलर आपको वहां पे दिखाई देंगे। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि वो कई चीजों से मिलकर बना है और वहां से वो सॉलिड और वो लिक्विड दोनों अलग होने लगेंगे। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल देख लो ना, आपके नोटबुक पे जब गलती से इंक गिर जाता है और पानी गिर जाता है, आप लिखे रहते हो पेन से और पानी गिरता है, तो कैसे देखो ना, कलर उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एकदम, है ना, पूरा मिक्स हो जाता है। तो वो उसका एग्जाम्पल है बेटा। इसी तरह क्रोमेटोग्राफी हो गया। इसी तरह बेटा और एग्जाम्पल है, जैसे आप ले सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बेटा मेनली हम दो लिक्विड को अलग करते हैं। किसको? दो लिक्विड को। जैसे मान लो अल्कोहल और पानी को अलग करना हो, तो अल्कोहल पानी को अलग करना है तो उसके लिए जो मेथड यूज करते हैं वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अभी देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की अगर मैं बात करूं ना, तो देखो बेटा इसमें क्या होता है, बिल्कुल सेम यही चीज, यहां पे सॉल्ट एंड वाटर की जगह अल्कोहल और वाटर डालेंगे, यहां पे वाटर जैकेट डालेंगे। लेकिन ये जो है ना पूरा कौन से बेसिस पे बनाया गया है? बनाया गया है उसके बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे, जिसको हम बोलते हैं वोलेटाइल। मतलब कौन ज्यादा वोलेटाइल है। वोलेटाइल सब्सटेंस का मतलब ये होता है वो सब्सटेंस जो जल्दी इवेपोरेट हो, जो जल्दी इवेपोरेट होगा उसको बोलते हैं वोलेटाइल, और जो लेट इवेपोरेट होगा उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। तो वोलेटाइल के ऊपर मतलब जो जल्दी इवेपोरेट होगा वो वोलेटाइल हो गया। तो अल्कोहल और वाटर में वोलेटाइल कौन है? अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस और वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर और अल्कोहल को अगर हम यहां डालेंगे तो पहले बॉयल कौन होगा? अल्कोहल। तो अल्कोहल बॉयल होगा, बॉयल होने के बाद यहाँ पे आएगा, फिर कूल करेंगे वाटर जैकेट के जरिए, कूल वाटर कंडेंसर के जरिए, कूल होने के बाद यहाँ पे अल्कोहल अलग हो गया और यहाँ पे वाटर को तो टाइम है बॉयल होने में, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिला ही नहीं, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमने अलग कर लिया। इसके अलावा बेटा फिल्ट्रेशन में मैंने आपको बताया था कि किस तरह वाटर प्योर होता है, हमारे घरों में प्योर वाटर कैसे आता है, नदियों से, तालाब से। और उसी तरह फिर बेटा सेपरेट फनल करके एक मेथड है जिसमें दो लिक्विड को अलग करते हैं और जिसको हम लोग डीकैंटेशन भी बोलते हैं। डीकैंटेशन ये बोल दो सेपरेट फनल, और इसको ना यहां पे ऐसा बोल दो दो लिक्विड वाला केस। ठीक है, सेपरेट फनल मतलब कहने का मतलब क्या भाई, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया जाता है या एक फनल ले लिया जाता है और उसमें क्या है, दो अलग अलग लिक्विड को डाल देते हैं जो इमिसिबल हो, जो आपस में घुले ना। जैसे
वाटर और ऑयल, ऑयल और वाटर आपस में घुलते नहीं है। आप देखते हो कि ऑयल का लेयर वाटर के ऊपर रहता है, दोनों आपस में घुलते नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, उसके डेंसिटी का यूज कर रहे हैं। ऑयल की डेंसिटी कम है इसलिए वो वाटर पे तैर रहा है, और वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, मतलब वाटर जो है ऑयल के मुकाबले वजन में और वॉल्यूम में ज्यादा है, इसलिए वो नीचे रहता है। तो क्या करेंगे, हम नीचे एक कॉक लगा देंगे और धीरे धीरे उस कॉक को खोलेंगे, तो देखोगे वाटर नीचे आएगा। पूरा वाटर जब आ जाएगा तो कॉक बंद कर देंगे, फिर ऑयल और वाटर अलग हो गया। इसको बोलते हैं सेपरेट फनल मेथड। बहुत आसान है बेटा। इसी तरह एयर को कैसे अलग करते हैं, तो एयर को जो अलग करते हैं हम, वो भी करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए। अब इसके ऊपर पूरे डिटेल में मैंने बताया है। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर पार्ट 2 करके वीडियो है, डालो आप यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा। और मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा सारे वीडियोस के, ताकि आपको आसानी हो देखने में, ठीक है। तो मिक्सचर देख लिया, फटाफट क्वेश्चंस कर लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है बेटा। फटाफट क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन, पेज नंबर 39, पेज नंबर 39, सॉरी पेज नंबर 39 नहीं बेटा, पेज नंबर 28, पेज नंबर 28 पूछ रहे हैं वो कि बताओ कौन सा सेपरेशन टेक्निक, कौन सा सेपरेशन मेथड यूज करेंगे हम सबके लिए। पहला वो बोल रहे हैं सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। सोडियम को यानी कि नमक को, नमक के सॉल्यूशन को, यानी कि नमक को पानी में मिलाया गया है, नमक और पानी का मिक्सचर है। बताओ कैसे करेंगे, जल्दी बताओ कैसे करेंगे, इवेपोरेशन करके ना, हाँ गुड। दूसरा क्या है, अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। देखिए क्या बोल रहा है, अमोनियम क्लोराइड को अलग करना है सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर से। देखो अमोनियम क्लोराइड का बेटा फॉर्मूला NH4Cl होता है, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड का NaCl होता है। खैर फॉर्मूला से कोई लेना देना नहीं है। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो सब्लिमेट होता है, मतलब सब्लिमेशन करता है। जैसे देखो दो सॉलिड को अलग करने का एक और मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। अभी हमारे पास ये नमक है और ये अमोनियम क्लोराइड है। नमक को जब हम हीट करेंगे तो बेटा वो मेल्ट हो जाएगा, लेकिन अमोनियम क्लोराइड को अगर मैं हीट करूंगा तो वो डायरेक्टली गैस बन जाएगा, सॉलिड से डायरेक्टली गैस, जबकि नमक जो है वो मेल्ट होता है, पहले लिक्विड बनना चाहता है, पहले मेल्ट होता है। तो जब हम इन दोनों को हीट करेंगे, चाइना डिश ले लो आप, उसमें हीट करो, और क्या करना, जैसे मैं ये बता रहा हूं, एक चाइना डिश लिया, उसको हीट किया, और क्या किया हमने यहाँ पे एक ऐसा फनल ले लिया है इस तरीके से, यहाँ पे ऐसा, और कॉक को बंद कर दिया है ताकि जो इवेपोरेट हो, अगर ये इवेपोरेट हो तो बाहर ना एस्केप हो, बाहर एस्केप ना हो, बाहर ना निकले, ठीक है। तो अभी ये भी यहाँ पे इन दोनों के किसके सॉल्यूशन को, नमक के और अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन को हम यहाँ पे रखेंगे, बराबर, इन दोनों के सॉल्यूशन। तो जो नमक रहेगा वो यही रह जाएगा, और जो अमोनियम क्लोराइड है क्योंकि वो सब्लिमेट होता है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन जाता है, तो वो गैस बन जाएगा और इसमें आ जाएगा। और फिर क्योंकि हमने बंद कर रखा है तो बाहर निकलेगा नहीं, यहाँ पे वो क्या हो जाएगा बेटा, वो यहाँ पे इस तरीके से ठंडा होने के बाद इस तरीके से यहाँ पे बच जाएगा। तो हमने इसको अलग कर दिया, तो कौन सा मेथड है ये, सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन इंजन ऑयल। एक किसी कार का इंजन ऑयल है, उसमें छोटे छोटे स्मॉल पीसेस है मेटल के, कैसे करेंगे, फिल्टर पेपर रख दो ना, फिल्ट्रेशन कर दो डायरेक्ट, छोटे छोटे मेटल बाहर आ जाएंगे, अलग हो जाएंगे। उसके बाद द डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। अलग अलग कलर, फ्लावर का जो पेटल है, फ्लावर की जो पंखुड़ी है, फूल का पेटल्स जो है, उसके अलग अलग पिगमेंट, अलग अलग कलर है, उसको अलग करना है। कैसे करोगे, अलग कलर को कैसे अलग करते हैं, क्रोमेटोग्राफी भी बताया, क्रोमेटोग्राफी आसानी, बहुत आसान है। उसके बाद बटर फ्रॉम कर्ड, बटर फ्रॉम कर्ड, बटर को कर्ड से कैसे अलग करेंगे, तो ये देखो बेटा, बटर जो है वो सॉलिड है, कर्ड जो है वो लिक्विड है, तो सॉलिड और लिक्विड के लिए एक और मेथड है जिसका नाम है बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन बेटा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक मशीन इस्तेमाल करते हैं जिसको सेंट्रीफ्यूगेट मशीन बोलते हैं। उस मशीन में ट्यूब, इस तरह टेस्ट ट्यूब रहते हैं उसके अंदर, ठीक है, जो एकदम बेटा हाई स्पीड में घूमते हैं, और उसके हाई स्पीड के घूमने की वजह से ना उसके अंदर के जो जिस चीज से वो मिलकर बना है वो दोनों अलग हो जाते हैं। कैसे अलग होते हैं, उनके डेंसिटी के ऊपर। जो लाइट वाला पार्टिकल होगा, जिसका वजन कम होगा, हल्का होगा, वो ऊपर रह जाएगा, और जो हेवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे आ जाते हैं। तो इस तरह वो हम क्या कर सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं। तो बटर और मिल्क को अलग कर सकते हैं, क्रीम और मिल्क को अलग कर सकते हैं। जो मिल्क का क्रीम होगा वो ऊपर आ जाएगा, और
जो हमारा मिल्क रहेगा वो क्या हो जाएगा बेटा, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह मिल्क और क्रीम को भी अलग कर सकते हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद नेक्स्ट है ऑयल फ्रॉम वाटर। वाटर को ऑयल से कैसे अलग करेंगे, तो अभी मैंने बताया डिकेंटेशन, सेपरेट फनल का यूज करेंगे हम, डिकेंटेशन है ना, दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, ऑयल ऊपर ही रह जाएगा, वाटर नीचे रह जाएगा। नीचे से हम क्या कर देंगे, नॉब को खोल देंगे तो वाटर अलग हो जाएगा हमारा। उसी तरह बेटा नेक्स्ट है टी लीव्स फ्रॉम टी। टी लीव्स फ्रॉम टी, फिल्ट्रेशन, फिल्टर करते हैं ना टी स्ट्रेनर से, चाहे छन्ने से, चाहे पत्ती ऊपर आ जाती है चाहे नीचे आ जाता है। आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड, मिट्टी के अंदर आयरन के छोटे छोटे पिन है, आयरन मैग्नेट से चिपक जाता है तो मैग्नेटिक सेपरेशन। कितना आसान क्वेश्चन है बेटा, देखो ना, कोई औकात ही नहीं है क्वेश्चन की यार, मजाक है एकदम, मजाक है एकदम। देखो ना, व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, 6th में पढ़ा होगा ये। जो गेहूं के ग्रेन्स है, गेहूं के दाने, उसमें से हस्क को निकाल रहे हैं, गंदगी को निकाल रहे हैं, कंकर पत्थर को निकाल रहे हैं। कैसे निकालते हैं? हाँ, विनोइंग है ना, या तो चुन के या फिर ऊपर से ऐसे गिराते हैं तो जो लाइटर पार्टिकल्स है वो नीचे गिर जाते हैं, हेवी पार्टिकल्स ऊपर रह जाते हैं। विनोइंग पढ़ा होगा। कितना मजाक है, आपको मैं बता दूं, ये सीबीएसई, ये क्वेश्चन सीबीएसई ने, जो केंद्रीय विद्यालय है ना, सेंट्रल स्कूल जो भी है, वहां सीबीएसई में 2014 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। कितना आसान है, सोचो। वो भी कितने मार्क्स के लिए बेटा, 3 to 4 मार्क्स के लिए पूछा गया है, 5 मार्क्स के लिए आया है ये, सोचो। और क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, इसमें और रह गया क्या? हाँ, एक रह गया, फाइन मड पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन वाटर। मड जो कीचड़ है वाटर के अंदर, उसको निकालना है तो क्या करेंगे हम, कोएगुलेशन कर सकते हैं, जमा सकते हैं, छोड़ दो कीचड़ मिट्टी नीचे चला जाएगा, या फिल्टर ही कर सकते हो आप। ठीक है, सॉरी। उसका एक क्वेश्चन है, राइट द स्टेप्स यू वुड यूज फॉर मेकिंग टी, यूज द वर्ड्स सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिसॉल्व, सॉल्यूबल, इनसॉल्युबल, फिल्ट्रेट एंड रेसिड्यू। बहुत आसान है बेटा, आपको यूज करना है क्या क्या, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, ये सब वर्ड यूज करके आपको बताना है। तो भाई आसानी से बता सकते हो, सॉल्यूट जिसको घुलाते हैं सॉल्यूट, जिसमें घुलाते हैं सॉल्वेंट, घुल गया तो सॉल्युबल, नहीं घुला तो इनसॉल्युबल, बच गया तो रेसिड्यू, ये सब यूज करके आप कर सकते हो। खुद से ट्राई करना, ये नहीं आया तो पूछना। देखो एक क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर का क्वेश्चन आ गया है, कर लेते हैं। पेज नंबर 29 पे है बेटा, वो पेज नंबर 29 पे देख लीजिए। उन्होंने पूछा है सोडियम। सोडियम क्या है बेटा? एलिमेंट, एक ही एटम से मिलकर बना है। सिल्वर बताया थोड़ी देर पहले, एलिमेंट। सिलिकॉन ये भी आया एलिमेंट। सोप, सोप की बात करें तो सोप क्या है? मिक्सचर है, वो अलग अलग चीजों से मिलकर बना होता है। ब्लड मिक्सचर है, क्या है बताया ना, कोलाइड है। कोलाइड क्या है? मिक्सचर है। सोप भी मिक्सचर है, कोलाइड भी मिक्सचर है, मतलब कोलाइड है मतलब मिक्सचर है। सॉइल मिक्सचर है, मिट्टी। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बेटा कंपाउंड है, फॉर्मूला CaCO3 होता है इसका। मीथेन ये भी एक बेटा कंपाउंड है, CH4 इसका फॉर्मूला होता है, कंपाउंड है। शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन मिक्सचर। टिन एलिमेंट होगा बेटा, टिन जो रसगुल्ले के ऊपर होता है वो टिन। एयर मिक्सचर है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है बेटा, है ना, फॉर्मूला CO2 होता है इसका। और कोई क्वेश्चन है बेटा? और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन रहा तो नहीं, लेकिन न्यूमेरिकल कुछ है तो न्यूमेरिकल देखो बहुत ही आसान है, करा देता हूं न्यूमेरिकल। उसके लिए क्यों छोड़ दूं, वरना आप बोलोगे सर हुआ ही नहीं। पेज नंबर 17 पे एक एग्जांपल दिया उन्होंने 2.1 में, फटाफट इसको रेज कर देता हूं। पेज नंबर 17 पे एग्जाम्पल 2.1 है। पेज नंबर 17 में एग्जाम्पल 2.1 है। उसमें बेटा उन्होंने एक क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है कि भाई 40 ग्राम NaCl जो है, 40 ग्राम NaCl सोडियम क्लोराइड है 40 ग्राम, उसको उन्होंने डिसॉल्व किया है 320 ग्राम ऑफ वाटर। किसमें? 320 ग्राम ऑफ वाटर में। और वो आपसे क्या पूछ रहे हैं? वो आपसे पूछ रहे हैं फाइंड परसेंटेज बाय मास, फाइंड परसेंटेज बाय मास। देखो जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, जो सॉल्यूशन है बेटा इसका कॉन्सेंट्रेशन हम निकालते हैं। जैसे
इसके अंदर मैंने कितना ग्लूकोज मिलाया, इस पानी के अंदर मैंने कितना ग्लूकोज मिलाया। अगर मैंने वजन उसका निकाला है, इसका मास कितना ग्राम लिया, तो उसको मैं बोलता हूं परसेंटेज बाय मास। अगर मैं बोलता हूं कितना ml लिया, मान लो उस ग्लूकोज की जगह कोई लिक्विड चीज मिला रहा हूं, है ना, कोई लिक्विड मिला रहा हूं, लिक्विड में आप ले लो, जैसे मान लो ऑयल मिला रहा हूं, ऑयल नहीं मिला रहा हूं, ऑयल मिला रहा हूं उस पानी के अंदर, तो ऑयल क्या है बेटा, लिक्विड है, तो कितना ml मिला रहा हूं, तो हो गया परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम के टर्म में निकालेंगे, ठीक है। और कोई सॉलिड चीज अगर लिक्विड में मिला रहा हूं तो उसको बोलते हैं परसेंटेज वेट बाय मास बाय वॉल्यूम, मतलब जो मिला रहे हैं सॉलिड उसका मास क्या है और जिस सॉल्यूशन में मिला रहे हैं उसका वॉल्यूम क्या है, ठीक है। अभी देखो, जैसे मैं आपको यहाँ पे नोट कर देता हूँ तीनों फॉर्मूले, फटाफट इरेज कर देते हैं। आई होप लेक्चर बड़ा होने की वजह से थोड़ा सा बोर हुआ होगा, लेकिन बेटा मजाक बन जाएगा लेसन, है कि नहीं। यहाँ ध्यान दो, यहाँ मैं हूं, अभी गया नहीं हूं। देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला है परसेंटेज बाय मास, जिसके लिए बेटा है मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास क्या है अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। और बेटा सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूशन जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के बनता है। सॉल्वेंट जिसमें मिलाते हैं, सॉल्यूट जिसको मिलाते हैं, जो ज्यादा होता है सॉल्वेंट, जो कम होता है सॉल्यूट। तो बेटा ये फॉर्मूला है, इंटू 100 करेंगे क्योंकि परसेंट निकाल रहे हैं ना। उसी तरह बेटा परसेंट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला, यहां पे ले लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और यहां ले लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अगर यही चीज हो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोल के, वहां जाके डिटेल में देख लो अगर देखना है तो। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बेटा सबको दोबारा बता रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं, पसीने देख लो, अच्छे से पढ़ाई करो, समझिए पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, ठीक है। तो परसेंटेज बाय मास में देखो, अभी यहां पे बोला 40 ग्राम NaCl, 320 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर बोला बेटा, वाटर, ठीक है। तो याद रखना वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, और वैसे भी ज्यादा अमाउंट में है, और ये कम है, ये क्या होगा, सॉल्यूट होगा। फॉर्मूला क्या है, ये परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला। मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना है सर, 40 ग्राम, 40 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन, बेटा सॉल्यूशन बोला है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट कितना है 40, सॉल्वेंट कितना है 320, क्या हो जाएगा 360, ठीक है। 320 और 40 क्या हो जाएगा 0 0 2 4 6 360, 0 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, हाँ 4 9 जा 36, क्या आया 1 डिवाइड बाई 9 इंटू 100 तो करना भूल गए ना, इंटू 100, 1 डिवाइड बाई 9 इंटू 100 करना तो भूल गए अपन, तो क्या आएगा 100 अपॉन 9। इसको डिवाइड करोगे तो 11.1% आएगा कुछ, देख लेना एक बार, क्रॉस चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। अब जो आपके इंडेक्स क्वेश्चन का क्वेश्चन है बेटा, वो क्वेश्चन है टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, किसमें 100 ग्राम ऑफ वाटर। देखो 100 ग्राम ऑफ वाटर, क्या पूछा है, फाइंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इट्स कॉन्सेंट्रेशन। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंटेज बाय मास, परसेंट बाय मास, सेम देखो ना। मास ऑफ सॉल्यूट कौन है सर, जो कम होगा, कौन है कम, ये, तो ये हो गया 36। नीचे क्या होगा सॉल्यूशन, वाटर क्या है सॉल्वेंट, सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सर अभी आपने बताया, तो क्या हो जाएगा सॉल्यूट 36, सॉल्वेंट क्या 100। अरे भाई ये सब जो डिवाइड मल्टीप्लाई करो फटाफट, देखो क्या आंसर आ रहा, और इसका कमेंट करो आंसर क्या आ रहा, आंसर निकालो खुद से, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करते हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक्टिविटी उन्होंने दिया है कि भाई प्रज्ञा ने टेस्ट किया सॉल्युबिलिटी 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस का अलग अलग टेम्परेचर पे, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ वाटर का, उन्होंने अलग अलग वैल्यू दी है। उससे पहले आपको मैं एक और कॉन्सेप्ट बता दूं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को बोलते हैं, जैसे ये
बॉटल है, इसके अंदर मैं पानी के अंदर नमक मिला रहा हूँ। अब नमक मिला, नमक जब तक घुल सकता है तब तक इस सॉल्यूशन को बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा कि अब नमक उसमें नहीं घुल सकते, उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो सैचुरेटेड, लेकिन एक चीज फिक्स होना चाहिए, क्या? टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए। टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं करोगे, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब वो और घुल जाएगा। यानी कि नमक आपने इतना डाल दिया कि अब नहीं घुल पाएगा, लेकिन आप हीट करो, गर्म करो, घुल जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए वहां पे फिक्स टेम्परेचर पे उन्होंने वैल्यू दे रखी है। तो पहला क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, व्हाट मास ऑफ KNO3 वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस, what mass of KNO3 would be needed to produce a saturated solution of KNO3 in 50 gram of water at 313 Kelvin। मतलब बेटा कितना KNO3 उनको मास चाहिए 50 ग्राम ऑफ वाटर में, 50 ग्राम ऑफ वाटर में, 50 ग्राम ऑफ वाटर में कितना KNO3 चाहिए। टेम्परेचर देख लो, कौन से टेम्परेचर पे बोल रहे हैं वो, 313। चार्ट देखो फटाफट जो दे रखा है टेक्स्ट बुक में, KNO3 वाला मिला, ढूंढो फटाफट, नोटबुक निकालो, टेक्स्ट बुक निकालो फटाफट, पेज नंबर 28 है। ठीक है, मिला KNO3 सबसे ऊपर में देखो, उसमें जाओ 313 केल्विन पे क्या दिया हुआ, 62 है ना, वैल्यू क्या दी है आपको 62। तो वहां पे आपको 62 वैल्यू दी। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 313 केल्विन पे 50 ग्राम ऑफ वाटर लिया उन्होंने, तो बताओ उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए हम जानते हैं बेटा कि सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी सॉल्यूट 100 ग्राम में कितना घुल रहा है। जैसे हम जानते हैं कि 100 ग्राम पानी में 36 ग्राम नमक ही घुल सकते हैं, 100 ग्राम वाटर में सिर्फ 36 ग्राम नमक घुल सकता है, उसके ऊपर नहीं घुल सकता। 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। तो यहां पे 313 केल्विन पे वो बोल रहे हैं कि 313 केल्विन पे KNO3 62 ग्राम ही डिसॉल्व हो रहा है। कितना? 62 ग्राम ही डिसॉल्व। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ये रेस कर दे रहा हूं। अभी देखो 313 केल्विन पे 62 ग्राम डिसॉल्व हो रहा है, मतलब बेटा 62 ग्राम डिसॉल्व कितने में होता रहेगा, 100 ग्राम में। सॉल्युबिलिटी हमेशा कितने में लेते हैं, 100 ग्राम में। अगर मैं बोल रहा हूं 36 ग्राम नमक घुल जा रहा है, तो कितने में, हमेशा 100 ग्राम लेना, सॉल्वेंट हमेशा 100 ग्राम। तो 100 ग्राम में 62 ग्राम डिसॉल्व हो रहा है, तो पूछ रहे हैं 50 ग्राम में कितना होगा। अरे कितना सिंपल है यार, है ना, बहुत सिंपल है। क्या करना है, डिवाइड कर दो ना, या ऐसे देख लो कि 100 ग्राम में 62, तो 50 में कितना, 100 ग्राम में 62 घुल रहा है, 100 में 62 घुल रहा है, तो 100 का हाफ क्या होता है 50, और 62 का हाफ क्या होगा 31। ठीक है, तो अगर 100 में 62 तो 50 में कितना बेटा 31 ग्राम। ऐसे भी कर सकते हैं आप, या फिर उसको डिवाइड करके आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वही कॉन्सेप्ट बार बार बोल रहा हूं मैं कि अगर 10 किलो दूध का रेट 100 रुपए, तो 1 किलो का कितना, 1 किलो का कितना 100/10, 100/10 मतलब 10। ठीक है, तो एक का निकल गया, फिर जितने का निकालना है उतने का निकाल लेना। उसी तरह दूसरा उसी में आगे पूछा उन्होंने कि प्रज्ञा एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रही है KCl इन वाटर एट 353 केल्विन, और फिर छोड़ देती है सॉल्यूशन को कूल होने के लिए। ठीक है, कूल होने के लिए, तो क्या ऑब्जॉर्व करती है वो, व्हाट वुड शी ऑब्जॉर्व एज द सॉल्यूशन कूल्स। सॉल्यूशन जो कूल होता है तो वो क्या ऑब्जॉर्व कर रही है। तो देखो जब कूल करने के लिए छोड़ देंगे तो KCl है ना, क्या क्वेश्चन में KCl, यस KCl पोटेशियम क्लोराइड। तो बेटा जब कूल करेंगे तो वो सॉल्यूट फिर से सैचुरेटेड बन जाएगा। जैसे मान लो कि कोई सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है, मतलब उसमें घोल सकते हो आप, लेकिन जब आप उसको ठंडा करोगे तो वो सैचुरेटेड हो जाएगा। क्यों सैचुरेटेड हो जाएगा, क्योंकि जब आप कूल करेंगे तो टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा, और टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो सॉल्युबिलिटी उसकी कम हो जाएगी, फिर वो घुल नहीं पाएगा, तो वो क्या बन जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब यहां पे KCl के छोटे छोटे क्रिस्टल ऑब्जर्व होंगे। क्या ऑब्जर्व करेगी वो, KCl के छोटे छोटे क्रिस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्युबिलिटी बताओ 20 डिग्री सेल्सियस पे, हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी क्या होगी 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो फटाफट देख लो ना भाई, ईच सॉल्युबिलिटी 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ चार्ट में। 20 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होगा, अब आपको घुमा दिया उन्होंने। हम जानते हैं बेटा 273 केल्विन होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो 20 डिग्री सेल्सियस कितना होगा 273 + 20
मतलब क्या हो गया 3729 293 केल्विन पे देखो टेम्परेचर फटाफट, वो तुम्हारा हो गया आंसर। कुछ चीजें घर पे भी करा करो बेटा, पूरा तो क्वेश्चन मैंने बता दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं, ये लास्ट है। तो एक आध दो जो बोल रहा हूं थोड़ा फास्ट ले रहा हूं क्योंकि टाइम बेटा उतना है नहीं। लास्ट है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट। मतलब टेम्परेचर अगर चेंज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, अभी बताया चेंज होगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाओगे सॉल्युबिलिटी घटेगी। बेटा इसी क्वेश्चन के साथ हमने इस लेसन को रिवीजन के साथ पूरा इन टेक्स्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ा, मैंने एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी कुछ भी नहीं छोड़ा, पूरा कंप्लीट करा दिया और पूरा लेसन पूरी तरह कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसके बाद भी अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट करो, मैं हूं यहीं पे, कमेंट किया करो और पूछा करो। ठीक है, चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, गुड बाय।